हेलो एवरीवन। चैप्टर 1 के अंदर बेटा हमने बात की थी 1857 से लेके 1947 तक ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे किस तरीके से रूल किया, उन्होंने क्या क्या फ़ायदे हिंदुस्तान को पहुंचाए और कितने सारे नुकसान उसकी वजह से हिंदुस्तान को झेलने पड़े। ये सारी बातें हमने चैप्टर 1 के अंदर पढ़ी थी। अब इस चैप्टर 2 के अंदर हम बात करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि जब इंडिपेंडेंस हमें मिली तो उस समय एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आया कि उस इंडिपेंडेंस के साथ हिंदुस्तान का पार्टीशन कर दिया गया। जो हमारा ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट था उसे पाकिस्तान बना दिया गया और बाकी का जो पार्ट था वो इंडिया कहलाया। तो उस पार्टीशन की वजह से बहुत सारा ह्यूमन रिसोर्स और नेचुरल रिसोर्स जो है उसका लॉस हुआ। आपने बहुत सारी पास्ट में मूवीज़ में भी देखा होगा कि किस तरीके से हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में हिंदू मुस्लिम वॉर्स हुए, कितने लोगों की जानें गई उस समय, कितनी लूट मची चारों तरफ। वो तो एक पिक्चर अलग थी। दूसरी पिक्चर ये थी जो रिसोर्सेज का डिवीज़न हुआ। रिसोर्सेज का डिवीज़न कैसे, इंडिया में काफ़ी रिसोर्सेज आ गए लेकिन जो लैंड लाहौर पाकिस्तान का जो बेसिकली पाकिस्तान का एरिया, काफ़ी रिसोर्सेज उनको भी हमारे चले गए। तो जो रिसोर्सेज हमारे साथ थे उन रिसोर्सेज के साथ किस तरीके से डेवलपमेंट करना है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ था तो उस समय 70% लोग जो थे वो बिलो पॉवर्टी लाइन थे। तो इन सब चीज़ों से कैसे ओवरकम किया जाए, ये सब लीडर्स के सामने हमारे प्रॉब्लम थी। तो इस चैप्टर के अंदर हमें 1947 से 1990 के बीच के जो सारी डिस्कशन है वो करनी है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हम पॉवर्टी लाइन से कम आते रहे, कैसे हम सेल्फ इंडिपेंडेंस की तरफ आगे बढ़े, कैसे हमने जो कहीं ना कहीं ग्रोथ 1947 से 1990 के बीच में हासिल करी और क्या उसके अंदर लूप होल्स रहे एज वेल, हम इसकी बात करेंगे। 1990 तक का पीरियड हम इसलिए सिलेक्ट कर रहे हैं, चैप्टर 3 के अंदर आप पढ़ेंगे 1991, जो कि एक सबसे बड़ा फेयरमोस्ट ईयर आप कह सकते हैं जहां पर हमने अपनी पॉलिसीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज किया। अगर मैं आपको ब्रॉड व्यू दूं तो अप टू 1990 हम जो है क्लोज डोर ट्रेड करते थे। क्लोज डोर ट्रेड करते थे इन द सेंस हिंदुस्तान की जो कंपनीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लाला हैं, वो हिंदुस्तान के लोगों से ही प्रोडक्ट खरीदते थे और हिंदुस्तान के लोगों को ही प्रोडक्ट बेचते थे अनटिल अनलेस वो डैम नेसेसरी हो कि बाहर से खरीदना बेचना ज़रूरी है। तो हमारा जो ट्रेड था वो बड़ा रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड था और हम क्लोज्ड इकनॉमी में बिलीव करते थे। क्लोज्ड इकनॉमी मतलब हिंदुस्तान के अंदर ही आप व्यापार कर सकते हैं, हिंदुस्तान के बाहर से आपको कोई खरीद के लानी है चीज़ या हिंदुस्तान के बाहर बेचनी है तो बहुत ज़्यादा टैक्सेस उस पर लगा दिए गए थे। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स हमें 1947 से 1990 के बीच में जब हमने इस तरह का ट्रेड किया, इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े तो कुछ ड्रॉबैक्स हमारे सामने निकल के आए, जिसकी वजह से 1991 में हमें अपनी इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट करना पड़ा। ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट करना पड़ा मतलब हमें ग्लोबलाइजेशन के मतलब विदेशी कंपनियों को अलाउ करना पड़ा कि आप हिंदुस्तान में आके ट्रेड कर सकते हैं। लिबरलाइजेशन करना पड़ा, हिंदुस्तान कंपनियों को छूट देनी पड़ी कि आपको हर बात के लिए गवर्नमेंट से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप सारे बिजनेस अपने आप खुद कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर फ्यू बिजनेसेस। तो ये सब बातें हम चैप्टर 3 के अंदर करेंगे कि 1991 ऑनवर्ड्स हुआ क्या। यहाँ हम इस चैप्टर में फोकस करेंगे कि 1947 से 1990 के बीच में और स्पेसिफिकली 1950 से लेके 1990 के बीच में, क्योंकि 3 साल संविधान बनने में भी हमारे देश के लग गए थे। 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के सामने आया, ये आपको पता ही होगा। तो बेसिकली उस दौरान क्या हमारे हिंदुस्तान की पोजीशन रही, तो देखिए इस पूरे इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आपको पढ़ना है। सबसे पहले जब पार्टीशन हुआ तो 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे जो लीडर्स के ऊपर आई। सबसे पहले बियरिंग द लॉस ऑफ पार्टीशन एंड देयर बाय सेपरेटिंग वन नेशन, क्योंकि लॉस ऑफ पार्टीशन समझ रहे हैं, रिसोर्सेज का डिवीजन हो गया। इसके ऊपर लिख दीजिए डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज, फर्स्ट पॉइंट के ऊपर आप लिख लीजिए डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। एंड मेकिंग प्लान्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ ओन नेशन, जो हमारे पास रिसोर्सेज थे और मैंने आपको बताया 70% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन थी, उसकी हेल्प से जो रिसोर्सेज हमारे पास है कैसे अपने देश का हमें ग्रोथ करना है, कैसे उसे सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है, ठीक है। तो ये था एक चैप्टर का इंट्रो। अब हम एक एक करके सारी बातें डिस्कस करना शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है, इसको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं एक वर्ड की, दैट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम। देखिए सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, किसी भी देश के सामने एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उसके पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो बड़े लिमिटेड होते हैं।
लेकिन एट ए टाइम उसे मल्टीपल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन चाहिए होते हैं। जैसे हिंदुस्तान की अगर हम बात करें 1950 में जा करके, तो उस समय क्या था? फाइनेंस नहीं था, बिजनेस अच्छे सेटअप नहीं थे, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज इतनी नहीं थी, इंडस्ट्रियल सेक्टर हिंदुस्तान में डेवलप नहीं था, सर्विस सेक्टर डेवलप नहीं था, मेजॉरिटी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर पे थी, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी एग्रीकल्चर में, टेक्नोलॉजी हम ज़्यादा अच्छी यूज़ नहीं कर रहे थे। तो बिलो पॉवर्टी लाइन 70% पॉपुलेशन उस समय हुआ करती थी अप्रॉक्स। रिसोर्सेज कम है, लेकिन जब पार्टीशन हुआ तो हिंदुस्तान के आगे नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो थी वो सामने थी। और उसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं ये थी कि जो एक बेसिक नेसेसिटी है फूड ग्रेन्स, भाई आप कुछ भी करे बिना जिंदा रह लोगे, लेकिन सुबह और शाम का खाना तो चाहिए। जस्ट इमेजिन अगर आपको 4, 5, 7, 10 दिन खाना ना मिले सुबह और शाम का, तो आपकी हालत क्या हो जाएगी? सब कुछ बेकार है। मेन चीज जो एक ह्यूमन लाइफ को जीने के लिए चाहिए वो क्या है? खाना। और हिंदुस्तान के ये हालात थे कि हमारे पास सेल्फ सफिशिएंट फूड ग्रेन्स भी नहीं थे। हम फूड ग्रेन्स के लिए भी फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंडेंट थे। हम वहाँ से इंपोर्ट करते थे और उसके बाद हिंदुस्तान में लोगों को खाने के लिए मिलता था। ये हालात हुआ करते थे। तो अब हिंदुस्तान में सोचो, उस समय रिसोर्सेज आर लिमिटेड, लेकिन जो लीडर्स हैं उनके सामने इतनी प्रॉब्लम्स थी कि उसको कैसे कम रिसोर्सेज की सहायता से सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किया जाए, क्योंकि इतना पैसा गवर्नमेंट के पास नहीं था। एंड दिस एग्जैक्टली इज कॉल्ड एज द सेंट्रल प्रॉब्लम। सेंट्रल प्रॉब्लम होती क्या है कि व्हेन यू हैव द लिमिटेड रिसोर्सेज and you need to decide the ratio in which you will use the resources to solve all the problems of the nation. ये डेफिनेशन आप एक बार दोबारा सुन के नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, सेंट्रल प्रॉब्लम की जो मैंने बताई। अब मेजर 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें? अब पैसा कम है, डिफेंस गुड्स भी चाहिए और सिविलियन गुड्स भी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। और डिफेंस का भी ध्यान रखना है, चाइना खड़ा है, पाकिस्तान खड़ा है, बांग्लादेश था, मतलब उस समय का तो चलो पाकिस्तान ही था। तो कैसे पैसों को एलोकेट करें? डिफेंस भी जरूरी है, सिविलियंस का भी ध्यान रखना जरूरी है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम थी व्हाट टू प्रोड्यूस, दैट व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी। कौन से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें और किस क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस करें, ये सबसे बड़ा हमारे देश के लीडर्स के सामने उस समय का प्रॉब्लम था। हाउ टू प्रोड्यूस, कौन सी टेक्निक हम यूज करें? टेक्निक 2 तरह की होती है, वन इज द लेबर इंटेंसिव, सेकंड इज द कैपिटल इंटेंसिव। जब आप बात करते हैं बेटा लेबर इंटेंसिव टेक्निक की, तो इसका मतलब होता है कि हमने लेबर्स का प्रोडक्शन में ज़्यादा यूज़ किया है, मशीनरीज का हम प्रोडक्शन में कम यूज़ कर रहे हैं। और कैपिटल इंटेंसिव जब हम मशीनरीज का ज़्यादा यूज़ करते हैं और बेटा लेबर का कम यूज़ करते हैं। अब हिंदुस्तान के सामने सोचो उस समय क्या प्रॉब्लम रही। 70% लोग लगभग गरीबी रेखा से नीचे हैं और साथ में देश के अंदर मॉडर्नाइजेशन को भी अडॉप्ट करना जरूरी है, न्यू मशीनरीज को लगाना भी ज़रूरी है। तो अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक तो चाहिए, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे आपको कॉम्पीट करने के लिए कहीं ना कहीं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक भी चाहिए, क्योंकि बिना मशीनरीज का यूज़ किए आप उस लेवल की क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, हाथों से एक हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, वो एक उस समय बूम पे हुआ करती थी बिफोर 1857, वो बात अलग है। लेकिन 1950 के हालात आप समझो, उस समय वर्ल्ड में डेवलपमेंट हो रहा है, चारों तरफ से मशीनरीज का यूज़ हो रहा है, और हिंदुस्तान के हालात क्या करें? लेबर इंटेंसिव पे जाएं या कैपिटल इंटेंसिव पे जाएं? और करना दोनों जरूरी है, मॉडर्नाइजेशन भी जरूरी है और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना भी जरूरी है। लेबर इंटेंसिव यूज़ करते हैं तो प्रॉब्लम क्या आता है? आप मॉडर्नाइजेशन की तरफ नहीं जा रहे, आप लेबर ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। कैपिटल इंटेंसिव यूज़ कर रहे हो, आप मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हो, लेकिन लेबर को आप उतना काम नहीं दे रहे हो। तो देखो कितना बड़ा प्रॉब्लम था। सुनने में जितना आसान लगता है, रियलिटी में जो प्रॉब्लम लीडर्स उस समय फेस कर रहे थे वो बहुत भयंकर थी। और तीसरा आता है बेटा फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम, किसके लिए प्रोडक्शन करें? ऐसा क्यों सोचना पड़ रहा था? क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन था वो बड़ा अनइवन था। एक होता है कि सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके का हो कि 3 कैटेगरी हो, मिडिल क्लास, रिच कैटेगरी और पुअर क्लास। नो, हिंदुस्तान के अंदर तो पुअर की भी इतनी मल्टीपल वेराइटीज़ है कि जब आप मेरे साथ चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे पॉवर्टी का, तो आपको समझ में आएगा कि पुअर भी 10 तरह के होते हैं। तो इतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है। मिडिल क्लास में आप देखो कम से कम आपको इतनी
चलो सबको छोड़, आपने ये सुना होगा लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास। हर क्लास का अपना इतना बाइफर्केशन है, इतना ज़्यादा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में इनइक्वालिटीज थी कि समझ में नहीं आता कि किस कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन किया जाए। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स 3 तरह की होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। आइए, व्हाट टू प्रोड्यूस इंडिकेट्स व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शैल बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री एंड इन व्हाट क्वांटिटी। Example, whether to produce defense goods or capital goods, which shall be dependent on the situation. If it is wartime, a country must focus towards defense goods. How to produce indicates how shall goods and services be produced, whether a country is labor intensive or capital intensive. For whom to produce, for whom goods shall and service be produced, what is to enjoy the benefits of the goods and services, and what shall be the distribution criteria on which the goods and services to be distributed among the individuals and groups of society. तो बेसिकली ये एक जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है आपको, वैसे ये माइक्रो के अंदर पढ़ के आए होते हैं, लेकिन यहाँ समझाना इस चीज़ को ज़रूरी है। अब देखो, सेंट्रल प्रॉब्लम्स तो हर इकोनॉमी को फेस करनी है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, क्योंकि किसी भी सोसाइटी और इकोनॉमी के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है। तो बेसिकली इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक इकोनॉमिक सिस्टम को एडॉप्ट किया जाता है। हर देश ने एक इकोनॉमिक सिस्टम एडॉप्ट कर रखा है। इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब होता है कि किस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमंग द पीपल लिविंग इन द इकोनॉमी, किस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज उनको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। दैट इज व्हाट कॉल्ड एज इकोनॉमिक सिस्टम। और ये ब्रॉडली 3 तरीके का होता है। आपने सुना होगा कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट के अंदर क्या होता है, बेसिकली जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप है उसको बढ़ावा दिया जाता है और उसको बोला जाता है आप प्रोडक्शन करो, आप लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखो। और उसके अंदर होता क्या है, प्राइवेट सेक्टर उन्हीं चीज़ का प्रोडक्शन करता है जिसकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है, जिसमें उनको ज़्यादा प्रॉफिट्स मिलते हैं, ज़्यादा प्राइजेस मिलते हैं। एक होता है सोशल सिस्टम। सोशल इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट जो है अपने हाथों में चीज़ लेती है और वो प्रॉफिट मोटिव के साथ ऑपरेशंस नहीं करती, रादर देन उसका पर्पस ये होता है कि कैसे सोशल वेलफेयर अचीव किया जाए, कैसे जो एक डिस्क्रिमिनेशन की सिचुएशन सोसाइटी के अंदर बनी हुई है उसको मिनिमाइज किया जाए, कैसे इनकम इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस किया जाए। कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट में फंडामेंटल डिफरेंस ही यही है। कैपिटलिस्ट में प्रॉफिट मोटिव होता है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर का, लेकिन सोशलिस्ट के अंदर गवर्नमेंट का जो मकसद होता है दैट इज द पब्लिक वेलफेयर बट नॉट टू अर्न द प्रॉफिट। सोशल में मेन रोल गवर्नमेंट का होता है, कैपिटलिस्ट में मेन रोल प्राइवेट सेक्टर का होता है। और मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर कुछ प्राइवेट के फीचर्स देखने को मिलते हैं एज वेल एज गवर्नमेंट भी साइमल्टेनियसली ऑपरेट करती है। जहां प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट कर रहे हैं उन सेक्टर्स को छोड़ के बाकी सेक्टर्स पे फोकस देती है गवर्नमेंट, ताकि एक ओवरऑल इक्विलिब्रियम अचीव किया जा सके। ये जस्ट मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है, तो इसके बारे में अभी लेटर ऑन पढ़ेंगे। बस यहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ लीजिए। इकोनॉमिक सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लान्ड वे बाय विच कंट्रीज एंड गवर्नमेंट्स allocate resources and trade goods and services in a society or a particular area. In other words, ध्यान से देखिए, it is a means by which country allocate the resources and distribute the goods and services. बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, 2 नंबर की पूछी जा सकती है, इसलिए पूरी याद करिएगा। ये नहीं कि सिर्फ इन अदर वर्ड्स के बाद की याद कर लिया, ऊपर वाली जरूर अच्छे से याद करिएगा। सेंट्रल प्रॉब्लम पे क्वेश्चन बस इतने ही आप तैयार कर लीजिए, ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। कभी शायद 1 नंबर में पूछ ले तो पूछ ले, चांसेस थोड़े रेयर है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम की। थैंक यू। चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम की। जैसे कि मैंने आपको बताया 3 तरह के होते हैं, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड। तो देखिए, इन कैपिटलिज्म आंसर टू दीज फंडामेंटल प्रॉब्लम्स वर गिवन बाय द मार्केट फोर्सेस, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप पे प्रोडक्शन यूनिट्स पे छोड़ दिया जाता है, आप अपने बेसिस पे डिसीजन लीजिए, और वो उन चीज़ों का प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है। इन दिस फोकस इज टू मेक प्राइवेट गेन्स रादर देन सोशल वेलफेयर। ओनली द गुड्स हैविंग डिमांड शेल बी प्रोड्यूस्ड रादर देन द गुड्स विच शुड एक्चुअली बी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ परचेजिंग पावर, द एबिलिटी टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब समझे आप इसका?
उन गुड्स की प्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है जो लोगों की परचेजिंग पावर के हिसाब से लोग अफोर्ड कर सकते हैं। यहाँ क्राइटेरिया इस चीज़ पर नहीं होता कि लोगों को एक्चुअली में किस चीज़ की ज़रूरत है। लोगों को बेसिकली वो चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर को मुनाफा दिख सके और जो पब्लिक है उसको परचेजिंग पावर है वो उन गुड्स को खरीद सके। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, आज के टाइम पे हिंदुस्तान में सेल फोन की उसमें इतनी कंपनीज आती जा रही है, लेकिन आज अगर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात कर दी जाए कोई कंपनी अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाती, जबकि पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। बिना पानी के क्या आप रह सकते हैं? 24 घंटे आप रह के दिखाइए बिना पानी के, आपको पानी की इज्जत समझ में आ जाएगी। लेकिन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम गवर्नमेंट को खुद करना पड़ता है, कोई भी प्राइवेट सेक्टर आगे आने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि इसमें मुनाफा नहीं है। लेकिन फ़ोन्स बनाने, एसी बनाने, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाने हर प्राइवेट सेक्टर आगे बैठा है, क्योंकि उसमें प्रॉफिट है, उसमें परचेसिंग पावर है। समझ में आई बात? एग्जिस्टेंस ऑफ पॉवर्टी इज सीन इन द सोसाइटी। पॉवर्टी बड़े क्लियर होती है कि हाँ देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर सिर्फ एक पर्टिकुलर जो सेक्शन है सोसाइटी का उसके ऊपर फोकस करता है, उसका फोकस सोसाइटी को ओवरऑल सर्व करना नहीं होता। दस सच सोसाइटी डिड नॉट अपील Jawaharlal Nehru, our first prime minister, as opting this would lead to no improvement in the majority sections of society। जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनके सामने भी ये था प्रॉब्लम, कैपिटलिज्म के लिए जाएं, सोशलिज्म के लिए जाएं या मिक्स्ड के लिए जाएं, और उन्होंने देखा कि अगर इस सिस्टम को हम फॉलो करते हैं तो देश के अंदर 70% आबादी जो गरीबी रेखा से नीचे है वो और गरीब हो जाएगी और सिर्फ कुछ लोगों के लिए प्रोडक्शन किया जाएगा। हिंदुस्तान में हम इस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर सकते और उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है सोशलिज्म। रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। रिसोर्सेज होते गवर्नमेंट के हैं और उसको कैसे पब्लिक तक डिस्ट्रीब्यूट करवाना है उसके लिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं। जैसे कि आपने हिंदुस्तान में फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखा होगा, जिसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हमने बना रखा है। जो फोकस होता है वो सोशल वेलफेयर पर होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने पे नहीं होता। गवर्नमेंट रेगुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हर चीज़ गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितना प्रोडक्शन करना है, क्या करना है। थ्रू द वेरियस मेथड्स लाइक लाइसेंसिंग। मतलब ये क्या होता है मैं आपको बता दूं, जब ये सोशल सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है तो उसके अंदर हर प्रोडक्शन यूनिट को लाइसेंस लेना पड़ता है और गवर्नमेंट लाइसेंस ग्रांट करती है कि आप मैक्सिमम कितनी प्रोडक्शन कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द लाइसेंसिंग सिस्टम और हिंदुस्तान ने भी इसको लिया। द सोशलिस्ट सोसाइटी इज डिफरेंट फ्रॉम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इन एवरी सेंस। देयर इज नो प्राइवेट सेक्टर इन सोशलिस्ट इकोनॉमी। नेहरू वॉज नॉट इन फेवर ऑफ दिस सोसाइटी। अब नेहरू को ना कैपिटलिस्ट चाहिए था ना सोशलिस्ट चाहिए था, इसलिए हमने मिक्स लिया। वॉज नॉट इन द फेवर ऑफ दिस सोसाइटी। ऑल्सो इट इज नॉट पॉसिबल इन द डेमोक्रेसी लाइक इंडिया फॉर द गवर्नमेंट टू चेंज द ओनरशिप पैटर्न। आप प्राइवेट सेक्टर से सारी चीजें छीन के गवर्नमेंट के हाथों में तो ला नहीं सकते। इतने बड़े देश को गवर्नमेंट खुद ऑपरेट कर नहीं सकती, इतना आसान नहीं था। तो नेहरू को दिख रहा था, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनको एक बड़ा क्लियर दिख रहा था कि कैपिटलिस्ट करते हैं तो मरेंगे, सोशलिस्ट करते हैं तो मरेंगे। इसीलिए उन्होंने अपनाया किसको? मिक्स्ड इकोनॉमी को, जिसके अंदर गवर्नमेंट और मार्केट फोर्सेस मिलकर नेशन के लिए काम करते हैं, इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। इन मिक्स्ड इकोनॉमी बोथ गवर्नमेंट एंड मार्केट फोर्सेस टुगेदर आंसर द थ्री questions of what, how and for whom to produce. The profit maximization and social welfare both can be attained as the market shall produce what it can produce optimally and the essential goods and services are provided by the government. जो essential goods होते हैं वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। जैसे हिंदुस्तान में आप देखिए वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम गवर्नमेंट मैनेज कर रही है और जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर अच्छा काम कर रहा है, अच्छा ऑपरेट कर रहा है, लेट देम ऑपरेट, उन्हें वहाँ पर काम करने दिया जाए। ठीक है, तो ये तीन सिस्टम होते हैं, इकोनॉमिक, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड। इसके बारे में आपने पढ़ा। इसके ऊपर एग्जाम में आपसे 2-2 नंबर के शॉर्ट नोट पूछे जा सकते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, फटाफट इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लीजिए। बार बार मैं आपको बोलता हूँ इंडियन इकोनॉमी को तैयार करने का तरीका सिर्फ एक ही है, टॉपिक पढ़ा, अगली वीडियो पे मत जाइए जब तक आप उस टॉपिक को याद करके नहीं लिख लेते, अगर आप अपनी इंडियन इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। अदरवाइज देयर इज़ नो वे आउट। आप सिर्फ वीडियो देखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे तो उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। थैंक यू। चलिए अब बात करते हैं कि इंडियन
कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट किया। देखिए, मैं आपको मेन बातें तो बता चुका हूँ कि जब देश आज़ाद हुआ उस समय क्या प्रॉब्लम्स हमारे सामने थी, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ड्राफ्ट हो रहा था। अब जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के बने, कहना बड़ा आसान होता है कि ठीक है आप प्राइम मिनिस्टर बन गए, यू आर इन द पोजीशन टू टेक द डिसीजन, बट जो इस देश के वो उस समय प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे वो अंडर डेवलपिंग था। उसे उस कंडीशन से बाहर निकालना, लोगों को पॉवर्टी लाइन से बाहर निकालना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना, अपने पाँव पे खड़ा करना, फॉरेन डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना और अंडर डेवलपिंग से निकाल के उसे डेवलपिंग की फ्लोर पे डालना इतना आसान नहीं था। प्राइवेट सेक्टर कैपिटलिज्म को हम अडॉप्ट नहीं कर सकते थे, सोशलिस्ट के अपने नुकसान हमें दिख रहे थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने दोनों का मिक्सचर जो है वो अडॉप्ट किया और हम मिक्स्ड इकोनॉमी के साथ जो है हमने आगे अपना कंटिन्यूएशन किया। With the view of improving the conditions of people and focusing on social welfare, Jawaharlal Nehru and other leaders found they should adopt the best features of socialism without its drawbacks. They decided to shape India as a nation with strong public sector but also with the private property and democracy, thereby adopting mixed economy. The government made plans with defined goals and objectives. मैं भी आपको बताऊंगा आगे कि बेसिकली हमने 5 ईयर प्लान्स बनाए जिनके 4 ऑब्जेक्टिव्स थे, जिसके ऊपर अभी हम सारा का सारा डिस्कशन करेंगे। प्लानिंग कमीशन हमने बनाया, प्लानिंग कमीशन के जो रोल्स हैं वो हमने डिफाइन किए उसके, और 5 ईयर के प्लान्स के थ्रू हमने स्टेप बाय स्टेप जो है हर एरिया को फोकस करते हुए आगे बढ़े। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडियन इकनॉमी ने जो मिक्स्ड इकनॉमी क्यों अडॉप्ट करी, वाई। तो ये चीज़ आपको यहाँ तक पता होनी चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू जो थे या जो दूसरे लीडर्स थे वो चाहते थे कि सोशलिस्ट लें बट उसके ड्रॉबैक्स उसमें ना हो, तो उन्होंने इंडिया को एक ऐसा नेशन बनाना था जहाँ स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर हो बट प्राइवेट प्रॉपर्टी भी हो, डेमोक्रेसी भी हो, इसलिए उन्होंने मिक्स्ड इकनॉमी सिलेक्ट करी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वाई इंडिया ऑप्टेड फॉर मिक्स्ड इकनॉमी, इसके ऊपर क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए एक वर्ड, व्हाट इज़ द इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो पूरा का पूरा एक प्रोसेस है कि कैसे हम अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करें, किस रेशो के अंदर एलोकेट करें, कहाँ किस एरिया पे किस टाइम पे फोकस देना चाहिए। तो इट्स द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर द कंप्लीशन ऑफ वेरियस प्री डिटरमाइंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड कुछ साउंड इकोनॉमिक डिसीजंस लेना ताकि रीजनल इनइक्वालिटीज़ को, इनकम इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस किया जा सके और ओवरऑल सोशल वेलफेयर जो है उसे अचीव किया जा सके। साउंड इकोनॉमिक डिसीजन एंड मेड इन ऑर्डर टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इकोनॉमिक प्रॉब्लम की। 2 कीवर्ड्स उसके अंदर आपकी डेफिनेशन में ज़रूर होने चाहिए, तभी आपकी डेफिनेशन कंप्लीट होती है। पहली चीज़, इकोनॉमिक प्लानिंग एक प्रोसेस है। प्रोसेस किस चीज़ का? कि हाउ टू एलोकेट द रिसोर्सेज ताकि हम जो अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर सकें। सेकेंड, साउंड इकोनॉमिक डिसीजंस लेना इन ऑर्डर टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम के लिए, आप इसे जरूर करके जाइएगा। The leaders of the independent India decided to take the route of industrial development. The industrial sector has been adversely affected by the harsh policies of colonial rule. सी पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है कुछ, ये हमें वैसे भी पता है। मोर ओवर, इन ऑर्डर टू बिल्ड अ प्राइवेट सेक्टर, द लीडर्स थॉट दैट इंप्रूवमेंट इन इंडस्ट्रियल सेक्टर कुड बिल्ड अप द कॉन्फिडेंस इन पीपल, देयर बाय एनकरेजिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड ब्रिंगिंग अ स्टेबल ऑफ स्टेबिलिटी इन द इंडियन इकोनॉमी। हमारे लीडर्स का मानना था कि अगर प्राइवेट सेक्टर को हम बिल्डअप करेंगे तो एक कॉन्फिडेंस लोगों में आएगा, एंटरप्रेन्योरशिप जो हिंदुस्तान में भरी पड़ी है वो और आगे लाई जा सकती है, स्ट्रॉन्ग नेशन क्रिएट किया जा सकता है। मेन लाइन ये है, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1948 एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्टेड दिस आउटलुक। और ये सब चीज़ें हमें देखने को मिली इंडस्ट्रियल पॉलिसी की, हमारे लीडर्स के व्यूज़ क्या थे उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब उनके ओपिनियन देखने को मिलते हैं। तो देखिए, इस वाले पैराग्राफ में जो आपने मेरे साथ किया है, इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्टेड बाय लीडर, एक तो हमने मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों सिलेक्ट करी आपको बस ये पता होना चाहिए। दूसरा, इकोनॉमिक प्लानिंग जो है इसकी जो डेफिनेशन है ये आपको पता होना चाहिए इसमें से, बाकी जस्ट एक रीडिंग के लिए, उससे ज़्यादा उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं रोल ऑफ प्लानिंग कमीशन की। थैंक यू। चलिए, अब आपका मेन चैप्टर शुरू होता है, यहाँ से बड़े ध्यान से एक चीज़ें सुननी है। रोल ऑफ प्लानिंग कमीशन। देखिए, प्लानिंग कमीशन जिस फर्स्ट चेयरमैन खुद हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे। प्लानिंग कमीशन बनाने के पीछे मकसद थे और वो मकसद थे 4। इसमें सबसे पहला मकसद जो था
वो था इम्प्रूविंग द कंडीशंस ऑफ पीपल। देखिए मैंने आपको बताया हिंदुस्तान में गरीबी बहुत ज़्यादा थी, तो वो गरीबी को कैसे लोगों को निकाला जाए, एटलीस्ट उनके पास इतना तो हो कि वो 2 वक्त की रोटी खा सके। तो सबसे पहला जो प्लानिंग कमीशन का रोल था कि कैसे कंडीशंस ऑफ पीपल को इम्प्रूव करना है। सेकंड, ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। मैंने आपको बताया कि हमारी जो डिपेंडेंसी थी फॉरेन कंट्रीज पे बहुत ज़्यादा थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। हम फूड ग्रेन्स का मेजर पार्ट इंपोर्ट करते थे। हमारे पास इतना बड़ा लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड होने के बावजूद हम उतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे कि अपनी हिंदुस्तान की पॉपुलेशन को 2 वक्त की रोटी दे सके। हमारे पास इतना एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नहीं था, तो गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत थी, इस तरीके से रिसोर्सेज एलोकेट करने की ज़रूरत थी कि जो एक स्टेबिलिटी नाम की चीज़ है वो मेंटेन रहे। कल दिन कोई फॉरेन कंट्री अगर हमें फूड ग्रेन की सप्लाई देने से मना कर दे तो बताओ हम तो दोबारा गुलाम हो जाएंगे, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे मैंने आपको बताया हर चीज़ चलेगी, पर 2 वक्त का खाना अगर नहीं मिला तो काम नहीं चलने वाला। तो ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि गरीबी से अगर आपको लोगों को निकालना है तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको रोजगार देना पड़ेगा। जब लोगों को रोजगार मिलेगा तभी वो कहीं ना कहीं उस सर्कल से, एक विशियस सर्कल से बाहर निकल सकते हैं। एंड द फोर्थ इज ऑप्टिमली यूजिंग रिसोर्सेज। जो भी हिंदुस्तान में रिसोर्सेज बचे थे, दो आफ्टर पार्टीशन काफ़ी रिसोर्सेज हमारे पाकिस्तान के पास चले गए, जो आज का बांग्लादेश भी है, लेकिन जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका कैसे बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप विद द रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया मार्च 1950 इन ऑर्डर टू अचीव प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस। जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। ठीक है, द ईयर ऑफ 5-year प्लान एंड बिगिन। इंडियाज फर्स्ट 5-year प्लान वाज लॉन्च्ड ऑन अप्रैल 1, 1951, जहाँ से आप कह सकते हैं कि एक्चुअल फंक्शनिंग हमारी शुरू होती है। आपकी नॉलेज के लिए बता दें, जो 12th 5th ईयर प्लान था वो 2012 से 17 था। 13th 5-year प्लान अभी चल रहा है, जिसे मोदी गवर्नमेंट ने जिसका काम प्लानिंग कमीशन था उसको रिप्लेस करके नीति आयोग कर दिया गया है, दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसकी फुल फॉर्म है आपकी। तो ये आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। देयर इज 13th 5-year प्लान फॉर इंडिया। 5-year प्लान इज इम्प्लीमेंटेड बाय नेहरू गवर्नमेंट, हैज पुट टू एन एंड बाय मोदी led government with the introduction of नीति आयोग which replaced प्लानिंग कमीशन। समझ में आई बात? तो ये डेट्स आपको पता होनी चाहिए। जो मिनिमम डेटा आपको बताया जा रहा है, प्लानिंग कमीशन जो है वो सेटअप हुआ था मार्च 1950 से, और आपका जो फर्स्ट 5-year प्लान है वो कब से आया था, 1 अप्रैल 1951। और ये नॉलेज वाले पॉइंट भी पता होनी चाहिए, मिनिमम नॉलेज है, एटलीस्ट ये आपकी अपडेट होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे गोल्स ऑफ 5-year प्लान की, जो कि 4 थे। किस मकसद से 5-year प्लान्स बनाए जा रहे थे? तो फर्स्ट वॉज ग्रोथ, सेकेंड वॉज मॉडर्नाइजेशन, थर्ड वॉज सेल्फ रिलायंस एंड फोर्थ वॉज इक्विटी। इस पर हम एक एक करके सारी बात करेंगे। उससे पहले आप एक बार यहाँ तक फटाफट सारा प्रैक्टिस करिए। चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं। गोल्स ऑफ 5-year प्लान। डेफिनेटली यू विल सी द क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक इन योर एग्जाम। बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो हमारा प्लानिंग कमीशन बना उसने फर्स्ट 5-year प्लान आपको पता है 1 अप्रैल 1951 को बनाया, और जो भी 5-year प्लान हमारे थे उनके ब्रॉडली 4 ऑब्जेक्टिव्स थे, 4 उनके मकसद थे। सबसे पहला था ग्रोथ। ग्रोथ मतलब हमारे देश में जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करना। देखिए, प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने का मतलब था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाना, सर्विस सेक्टर को आगे बढ़ाना, एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे बढ़ाना। जब मैं बात करता हूँ प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आप उसे सेकेंडरी सेक्टर तक या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तक लिमिटेड रखें, उस पर सारे सेक्टर्स आते हैं। दो हमारी 70% 72% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी, लेकिन मैंने आपको बताया तब भी हम सेल्फ सफिशिएंट फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हम बैकवर्ड टेक्निक्स का यूज कर रहे थे। तो हर सेक्टर के अंदर प्रोडक्शन को बढ़ाना एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था। और चारों जो हमारे गोल्स थे 5-year प्लान के, जो हम एक एक करके अभी पढ़ेंगे, उसमें सबसे ज़्यादा फोकस ही ग्रोथ पे दिया गया था, क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है तो उससे कहीं ना कहीं न्यू प्रोडक्शन यूनिट सेटअप होती हैं। न्यू प्रोडक्शन यूनिट सेटअप होती हैं तो उससे एम्प्लॉयमेंट मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लोगों को रोजगार मिलेगा तो वो गरीबी की सर्कल से बाहर आएंगे। और एक तो ये सबसे बड़ा मोटो है। दूसरी चीज, हम कहीं ना कहीं अपने पांव पर खड़े हो पाएंगे। तो सबसे ज्यादा फोकस जो दिया जा रहा था वो ग्रोथ पे दिया जा रहा था। सेकंड था मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन क्या होता है? मॉडर्नाइजेशन बेसिकली प्रोडक्शन के अंदर न्यू टेक्निक्स का यूज करना। देखिए, एक फार्मर
अगर ओल्ड टेक्निक से प्रोडक्शन कर रहा है, वही भैंसों से और बैलों से खेतों को जोता जा रहा है और वही चीज़ ट्रैक्टर से यूज़ की जा रही है, न्यू टेक्निक यूज़ की जा रही है, तो कहीं ना कहीं किसान की मेहनत कम लगती है, प्रोडक्शन अच्छी होती है और उसको भी फ़ायदा देखने को मिलता है। तो मॉडर्नाइजेशन वॉज द सेकेंड ऑब्जेक्टिव, द सेकेंड पर्पस बिहाइंड द 5 ईयर प्लान, कि हमें न्यू इम्प्रूव टेक्नोलॉजी को फेजेस में अडॉप्ट करना है। जब मैं कहता हूँ फेजेस में अडॉप्ट करना, इट इज़ नॉट लाइक दिस कि चलो ठीक है भाई, आज से हिंदुस्तान में अब सब जगह फार्मर्स ट्रैक्टर यूज़ करना शुरू कर देंगे। नो, इट्स नॉट लाइक दिस। इट्स लाइक कि ठीक है, एक प्लान सेट किया गया कि अगले 10 सालों में हमें देश के हर कोने में हर किसान के पास एक ट्रैक्टर होना चाहिए, ताकि वो कहीं ना कहीं अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा पाए। तो फेजेस के अंदर सारी चीज़ें प्लान आउट की जाती। तो पहला था आपका ग्रोथ, सेकंड था मॉडर्नाइजेशन, तीसरा था सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मतलब जिन चीज़ों का हम इंपोर्ट कर रहे थे क्योंकि उसकी हिंदुस्तान में सफिशिएंट प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, तो उन चीज़ों की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, या ऐसे गुड्स जो हम इंपोर्ट कर रहे थे लेकिन हिंदुस्तान में प्रोड्यूस किए जा सकते थे, तो उन चीज़ों को हिंदुस्तान में ही प्रोड्यूस करना। और इससे बहुत फायदे थे। एक तो फॉरेन एक्सचेंज बचता, सबसे बड़ी चीज़ आपने मैक्रो में पढ़ लिया है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, कि उससे कहीं ना कहीं आपका फॉरेन एक्सचेंज की सेविंग्स थी, फॉरेन डिपेंडेंसी जो थी वो आपकी रिड्यूस हो रही थी, फॉरेन टेक्नोलॉजी जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे थे आप उससे इंडियन टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट होते, तो बहुत सारे उसके मल्टीपल बेनिफिट्स थे जो हम एक एक करके भी लेटर ऑन देखेंगे। और फोर्थ है इक्विटी। देखिए, अगर आप सारी चीज़ें कर रहे हैं, आप ग्रोथ कर रहे हैं, बट ग्रोथ एक पर्टिकुलर सेक्टर को मिल रही है, मॉडर्नाइजेशन एक पर्टिकुलर सेक्टर का हो रहा है सिर्फ, इन द सेंस उसका बेनिफिट सोसाइटी के हर सेक्शन को, हर गरीब से गरीब व्यक्ति तक नहीं पहुंच रहा, तो ऐसी ग्रोथ, ऐसी मॉडर्नाइजेशन, ऐसे सेल्फ रिलायंस का कोई फायदा नहीं है। असली ग्रोथ, असली मॉडर्नाइजेशन, असली सेल्फ रिलायंस तब कहलाएगा जब देश के हर गरीब तबके तक उसका बेनिफिट पहुंचे। लास्ट पर्सन ऑफ द इकोनॉमी शुड गेट बेनिफिट फ्रॉम इट। लास्ट पर्सन ऑफ द इकोनॉमी मतलब जो सबसे गरीब से गरीब व्यक्ति है देश का, उसको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। ये फोर्थ ऑब्जेक्टिव या गोल था 5 ईयर प्लान का। तो 4 मकसद के साथ आपके 5 ईयर प्लान्स बनाए गए, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। देखिए, मैंने आपको यहाँ नोट्स बना के दिए, किसी पे भी 3 से 4 नंबर का शॉर्ट नोट आपसे पूछा जा सकता है, यही आपको करना है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसको आपको गलती से भी इग्नोर नहीं करना, अदरवाइज आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आइए एक बार देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। ग्रोथ, इट इज़ एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। प्रोडक्शन कैपेसिटी एक पीरियड ऑफ टाइम पे जब इंक्रीज होती है, दैट इज ग्रोथ। 1 मार्क में पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ। आउट ऑफ ऑल द गोल्स, सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी दी गई थी वो किसको दी गई थी? ग्रोथ को ही दी गई थी। जो आपके 5 ईयर प्लान्स के जो 4 गोल्स थे उसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम ग्रोथ को ही दे रहे थे। ये 1 मार्क के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ए और बी। The reason for this was extreme poverty in India and low per capita income। तीसरा क्वेश्चन जो बन सकता है, फर्स्ट पॉइंट पे क्वेश्चन लिखिए क्या बन सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ अंडर 5 ईयर प्लान। बी पे लिखिए क्या क्वेश्चन बन सकता है, विच गोल ऑफ 5 ईयर प्लान was given the most priority एंड वाई। तो ये बी और सी, ठीक है। इसके बाद डी पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, इन टर्म ऑफ इकोनॉमिक्स अ स्टडी। देखिए, ग्रोथ हो रही है, इसका एक बेस्ट इंडिकेटर आपने मेरे साथ नेशनल इनकम में भी पढ़ा कि अगर जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, किसी भी देश का जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, तो दैट्स गिवन गुड इंडिकेटर कि वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। हमने वहां अपने मेरे साथ वीडियो पढ़ी है कि बेसिकली जीडीपी का इंक्रीज होना पीपल वेलफेयर दिखाता है, इस पे कमेंट करना है। उसमें हमने बात ये करी है कि ठीक है, जीडीपी का बढ़ना इकोनॉमिक वेलफेयर दिखाता है, लेकिन उसके कुछ क्रिटिक्स हो सकते हैं जो हमने वहाँ डिस्कस किया हुआ है नेशनल इनकम में। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें, जीडीपी बढ़ रही है, मतलब देश के अंदर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है। जीडीपी का मतलब क्या होता है बताओ, पढ़ के आ रहे हो आप नेशनल इनकम में? जी हाँ, जीडीपी का मतलब होता है जो मनी वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज की, जो इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, उसकी जो मनी वैल्यू है दैट इज कॉल्ड एज जीडीपी।
अब अगर जीडीपी बढ़ रहा है, मतलब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उसकी क्वांटिटी बढ़ रही है, यस और नो। और ये कहीं ना कहीं क्या इंडिकेट करता है कि हिंदुस्तान के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, पॉवर्टी कम हो रही है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रही है, हम कहीं ना कहीं अपने रिसोर्सेज का बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। तो देखिए जरा, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स स्टेडी इंक्रीज इन जीडीपी इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। GDP is the market value of all goods and services produced in the country during a year। ये आप नेशनल इनकम में ऑलरेडी देख चुके हैं। The GDP of a country is derived from three main sectors, that is primary, secondary and service। ठीक है, देखिए उम्मीद करता हूँ आप मैक्रो पहले कर चुके हैं, मैक्रो के बाद ही इंडियन इकोनॉमी करने का बेस्ट यूटिलाइजेशन है। तो अगर अभी आपने मैक्रो नहीं करी तो पहले आप मैक्रो करिए। इंक्रीज इन GDP की वुड लीड टू फर्स्ट इंक्रीज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, पॉवर्टी शेल बी रिमूव्ड, इसको थोड़ा सा आप ठीक कर लीजिए, पॉवर्टी शेल बी रिमूव्ड की जगह लिख दीजिए रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, ये थोड़ी सी करेक्शन प्लीज कर लीजिए। इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मोर ऑप्टिमल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जीडीपी अगर इंक्रीज होता है तो उसके जो 4 फायदे हैं जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि जीडीपी इंक्रीज होने का क्या इम्पैक्ट है, तो ये 4 पॉइंट्स उसके अंदर आपको लिखकर आने हैं। और ग्रोथ पे अगर 3 से 4 नंबर का शॉर्ट नोट आता है तो ये आपको 5 पॉइंट्स इसी तरीके से वहां पर एग्जाम में लिखकर आने हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए एक वर्ड होता है स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन, क्योंकि यहाँ पर हमने ग्रोथ की बात करी, 3 सेक्टर्स की बात करी, तो हमें पता होना चाहिए। देखिए जो भी देश का जीडीपी है, कौन सा सेक्टर उसमें कितना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है। आपको पता है 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय जो प्राइमरी सेक्टर था, एग्रीकल्चर सेक्टर था, उसका जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, फिर सेकंड नंबर पे था इंडस्ट्रियल और थर्ड नंबर पे सर्विस सेक्टर। लेकिन अगर आज आप बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर प्राइमरी सेक्टर का सबसे कम कंट्रीब्यूशन है। सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं जो एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज देखने को मिला वो सर्विस सेक्टर में, जो सर्विस सेक्टर नंबर 3 पे हुआ करता था, उसमें एक ड्रास्टिक शिफ्ट हमें देखने को मिला। तो स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन यही होता है कि जो हमारे 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, या आप एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और सर्विस बोले, तो कौन सा सेक्टर कितना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है देश की जीडीपी के अंदर। The contribution made by 3 sectors, that is agricultural, industrial and service sector, makes up the structural composition. The agriculture sector, which dominated India prior independence, has declined in its contribution to GDP, and the share of service sector increased in post 1991 when the era of globalization began. ये बात आपको पता होनी चाहिए, एटलीस्ट स्ट्रक्चरल कंपोजिशन का मतलब क्या है। और 1991 से पहले तक था एग्रीकल्चर सेक्टर का, लेकिन उसके बाद सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ा है। समझ में आई बात, इंपॉर्टेंट है, इस पे भी आपसे 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन की। सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जस्ट यहाँ पर आपके लिए रीडिंग कर रहा हूँ। एज पर द गोल ऑफ 5 ईयर प्लान, मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है, एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। मॉडर्नाइजेशन इज नेसेसरी फॉर एक्सीलरेटिंग द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर आप इकोनॉमिक, देखिए वक्त के साथ कोई भी इकोनॉमी डेवलप कर जाती है, लेकिन आप चाहते हो कि वो एक अच्छी स्पीड से ग्रो अप करे, तो आपको मॉडर्नाइजेशन अडॉप्ट करना पड़ेगा। लोग ये समझते हैं कि टेक्नोलॉजी आने से एम्प्लॉयमेंट कम होगी, और आप मेरी बात ये समझ लीजिए, टेक्नोलॉजी आने से हमेशा एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। हिंदुस्तान में अगर एग्जांपल दूं, जब राजीव गांधी जी कंप्यूटर लाने वाले थे तो उस समय लोग ये समझ रहे थे कंप्यूटर आ जाएंगे, लोगों की नौकरियां खत्म हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आज आप देखो कि कंप्यूटर की वजह से, आईटी सेक्टर की वजह से कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। किसी भी चीज में अगर टेक्निक आ रही है तो उससे कभी भी एम्प्लॉयमेंट कम नहीं हो सकता, उससे हमेशा एम्प्लॉयमेंट बढ़ता ही है, ये बात आप ध्यान रखिए। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एंड इवन टुडे द न्यू मेथड्स ऑफ टेक्नोलॉजीज विद इनोवेटिव आइडियाज आर नेसेसरी टू पेस अप द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। For example, a farmer using new technology could increase the productivity. A factory can increase its output by using upgraded machinery. However, modernization also includes changes in social outlook, which was another important aspect to be focused. अब ये क्या है, देखिए मॉडर्नाइजेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है, मॉडर्नाइजेशन में सोशल आउटलुक चेंज करना भी आता है। कि देखिए 1947-50 में अगर आप देखें तो वुमेन और मैन को इंडिया में इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बहुत कम हुआ है। तो देखिए चेंज इन सोशल आउटलुक इंक्लूड रिकॉग्निशन ऑफ वुमेन एज इक्वल एज मैन, डिनाइंग द पॉलिसीज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अब
पहले देखिए हिंदुस्तान में एक कोटा सिस्टम आपको पता है, SC ST OBC कोटा जो चलता है वो क्यों है, ताकि वो जो एक डिस्क्रिमिनेशन था कि सोसाइटी के एक पर्टिकुलर सेक्टर को ही हायर लेवल की जॉब्स मिल सकती हैं और इस पर्टिकुलर सेक्टर को हायर लेवल जॉब्स नहीं मिल सकती, तो वो कोटा सिस्टम लाया गया, रिजर्वेशन सिस्टम लाया गया कि नहीं, हमें सबको इक्वली ट्रीट करने की जरूरत है, आप डिस्क्रिमिनेशन हिंदुस्तान में नहीं कर सकते क्योंकि वी बिलीव इन डेमोक्रेसी एंड मूविंग टुवर्ड्स एन इकोनॉमी वेयर ऑल वर सेम एंड इक्वल. So modernization doesn't mean only the adoption of new technology, it also includes the change in social outlook, which is another important aspect. In short, modernization aims at adoption of new technology and development of discrimination free society. 3 से 4 नंबर का शॉर्ट नोट इस पे भी आ सकता है, इतना आपको उसके अंदर लिख के आना होगा. ठीक है जी. इसके बाद बेटा हम बात करते हैं सेल्फ रिलायंस की. तो फर्स्ट 7 5-year plans give importance to self reliance. क्यों? क्योंकि हम इंपोर्ट्स जो कर रहे थे उन गुड्स का जो हम खुद प्रोड्यूस कर सकते थे उसको हमें ख़त्म करना था. इससे हमें मल्टीपल बेनिफिट्स होते, फॉरेन एक्सचेंज बचता, कहीं ना कहीं हमारी डिपेंडेंसी उन पे ख़त्म होती, हम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट. देखिए 1947 में हमें इंडिपेंडेंसी तो हो मिल गई थी, कहीं ना कहीं हम आज़ाद तो हो गए थे, लेकिन कंप्लीट इंडिपेंडेंसी तभी हो सकती थी जब हमें लोगों पे किसी भी चीज़ के लिए डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है. तो देखिए फर्स्ट 7 5-year प्लान गिव इंपॉर्टेंस टू सेल्फ रिलायंस विच मीन्स अवॉइडिंग इंपोर्ट्स ऑफ दीज गुड्स विच कुड बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इटसेल्फ. The government emphasized on the fact that in order to establish a strong nation, it was important to be self-reliant. ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कितने 5-year प्लान्स ऐसे थे जिसमें सेल्फ रिलायंस को सबसे ज्यादा फोकस किया? तो पहले 7. फिर सेल्फ रिलायंस का मीनिंग आपको पता होना चाहिए. और एक क्वेश्चन जो आपसे 3 नंबर का पूछा जा सकता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ रिलायंस. तो देखिए रिड्यूस्ड आर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज. किस किस चीज के लिए? 3 चीजों के लिए, मार्क कर लो. फूड सप्लाईज नंबर 1, सेकेंड फॉरेन टेक्नोलॉजी, अपनी ही ऐसी टेक्नोलॉजी बिल्डअप होनी चाहिए कि हमें विदेशों से ना लेनी पड़े, और तीसरा फॉरेन कैपिटल, हिंदुस्तान की ही इतनी ग्रोथ हो जानी चाहिए कि हम यहीं पर कैपिटल सफिशिएंट जनरेट कर सकें. तो हमारी डिपेंडेंसी फॉरेन कंट्रीज पे कम होनी चाहिए. प्लीज मार्किंग कर लो. 1 फूड सप्लाईज, सेकेंड फूड टेक्नोलॉजी एंड थर्ड इज फॉरेन कैपिटल. रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंडिया सोवरेनिटी बिकमिंग वल्नरेबल ड्यू टू फॉरेन इंटरफेरेंस इन द पॉलिसीज. देखिए हमें इंडिपेंडेंस तो मिल गई थी, लेकिन क्या था आपको पता है, हमारी डिपेंडेंसी फॉरेन कंट्रीज पे बहुत ज़्यादा थी. तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि अगर हमारी फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंडेंसी रहती फूड ग्रेन्स टेक्नोलॉजी और कैपिटल को लेके, तो कहीं ना कहीं वो जो इंडिपेंडेंसी थी वो हम कम्प्लीटली इंजॉय नहीं कर सकते थे, क्योंकि जिस भी देश पे हमारी डिपेंडेंसी ज़्यादा होती वो कभी भी हमें आंखें दिखा सकता था, कभी भी हमारे देश के अंदर किसी भी तरह की अननेसेसरी इंटरफेरेंस कर सकता था. नेक्स्ट, स्ट्रेंथ आर इंडिपेंडेंसी विच द लीडर्स वांट टू एस्टेब्लिश एंड एड्स इन एस्टेब्लिशिंग अ स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक बेस. मतलब हमारी इंडिपेंडेंसी जो है, जैसा मैंने आपको बताया, सिर्फ 1947 में आपको ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिली थी. अभी भी आप गुलाम थे उनके, गुलाम डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी लोगों की डिपेंडेंसी तो थी ना, तो गुलामी हो गई एक तरह से वो भी. तो एक कंप्लीट डिपेंडेंसी सेटअप करना और स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक बेस डेवलप करना. तो बेनिफिट्स देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको फिर ये चारों ही लिखने. वैसे 4 नंबर का अगर आएगा तो पूरा शॉर्ट नोट आएगा सेल्फ रिलायंस पे. सिर्फ बेनिफिट्स जो है एग्जाम में हद मार के 2 नंबर के आने चाहिए अगर आते हैं बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ रिलायंस. तो कभी भी अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आया तो मेन पॉइंट्स हैं, ये जो फर्स्ट और सेकंड आपने मेन लिखे हैं, देखे हैं, ये मेन पॉइंट्स हैं. तो आपको हमेशा पहले एग्जाम में मेन पॉइंट्स लिखने हैं. अगर सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आया बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ रिलायंस और आप सीधे ये 2 पॉइंट्स लिख के आते हैं तो आपको सिर्फ 1 मार्क मिलेंगे, क्योंकि ये 2 सेकेंडरी पॉइंट्स हैं. ठीक है, ये भी एक पॉइंट्स है, कहीं ना कहीं मकसद था, लेकिन मेन पॉइंट्स आर दीज 2, और उसमें ये तो सबसे मेन पॉइंट है जो आपने फर्स्ट वाला पढ़ा. तो इसी ऑर्डर के अंदर आपको पॉइंट्स लिख के आने. ये नहीं कि 2 नंबर का क्वेश्चन आया तो अच्छा ये छोटे छोटे लग रहे हैं, ये लिख लो. ये 10th तक मेंटालिटी अच्छी लगती है कि छोटे छोटे जो होते हैं वो लिख दो, लेकिन यहाँ पर आपको इन बातों का ध्यान रखना है. जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको सबसे पहले लिख के आने. हाँ, खुदा ना खास्ता 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया फिर आप चारों पॉइंट्स लिख के आइए. समझ में आई बात? श्योर. ये थे बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ रिलायंस. और उसके बाद द लास्ट वन, दैट इज द इक्विटी. As discussed, growth, modernization and self-reliance emerged as a favorable goals in respect of economic development, but all these efforts would be wasted if the benefit would not reach every section of the society. जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया. For the betterment of society as well as our leaders considered equity as another goal of 5-year plan.
every Indian should be able to meet his or her basic needs such as food, decent house, education and health care. It was important to improve the condition of each and every section, especially the poor and the backward ones, and ensure that benefits were not enjoyed by rich alone, जो कि सबसे important मकसद था। इक्विटी की वजह से क्या होना था? रिडक्शन इन इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, improving the standards of living of every section, building up the nation as whole and one। अगर आप सिर्फ अमीरों का भला करते जा रहे हो और गरीब इकट्ठा होता जा रहा है तो आप पूरे हिंदुस्तान में कभी भी एक स्ट्रॉन्ग नेशन डेवलप नहीं कर सकते, एक इक्विटेबल सोसाइटी आप डेवलप नहीं कर सकते। तो इक्विटी का जो मकसद था वो क्या था? इनइक्वालिटीज कम करना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का सबका बढ़ाना, एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाना और फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट हर किसी को सोसाइटी में देना। तो देखिए ये 4 मेज मकसद थे, गोल्स थे 5 ईयर प्लान के, जो आपने भी मेरे साथ डिस्कस किए। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया, यहाँ मैंने आपको डिटेल में समझाया। चारों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है चारों पे लिखने के लिए भी, कि चारों पे लिखो, या हो सकता है पर्टिकुलर 3 to 4 मार्क्स में किसी पे भी आपसे शॉर्ट नोट पूछ लिया जाए। कोई भी चीज़ इसमें आपको इग्नोर नहीं करनी है, सारी चीज़ आपको वेल प्रिपेयर करनी है। अभी जैसे ही वीडियो खत्म होती है 2 मिनट का ब्रेक लो, उसके बाद आप इसे याद करिए, याद करके लिखिए और अपने आप को खुद सेल्फ चेकिंग करिए। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है, यहाँ पर आप मान के चलिए आपका आधा चैप्टर जो है लगभग खत्म हो जाता है। अब आपको पढ़ने हैं इम्पैक्ट्स ऑफ 5 ईयर प्लान। जो ये 5 ईयर प्लान बन रहे थे इसका क्या इम्पैक्ट आया हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे, हमारे इंडस्ट्रीज पे, हमारे ट्रेड पे, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप यहाँ तक जो है सारी बातें बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। और मैं आपको ये बात बता दूं, इंडियन इकोनॉमी को अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है तो प्लीज़ पहले पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स कर लीजिए, तभी आपको इंडियन इकोनॉमी सबसे बेस्ट वे में समझ में आ सकती है। थैंक यू सो मच। चलिए बात करते हैं इम्पैक्ट्स ऑफ 5 ईयर प्लान की। देखिए 5 ईयर प्लान के जो इम्पैक्ट्स थे वो हमें पढ़ने हैं एग्रीकल्चर सेक्टर पे, इंडस्ट्रियल पे और ट्रेड पे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे 5 ईयर प्लान्स के क्या इम्पैक्ट पड़े। तो देखिए उस रिफॉर्म्स को ब्रॉडली, जो भी 5 ईयर प्लान्स के अंदर लिए गए रिफॉर्म्स, जो भी स्टेप्स लिए गए रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर, उसको ब्रॉडली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज़ लैंड रिफॉर्म्स, सेकेंड इज़ द ग्रीन रेवोल्यूशन एंड द थर्ड वन इज़ सब्सिडीज़। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूंगा लैंड रिफॉर्म्स की। जैसा कि आपने मेरे साथ चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि कॉलोनियल रूल के दौरान 3 तरह के सिस्टम्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा प्रिवेलिंग हुए थे, दैट इज़ द ज़मींदारी, रैयतवारी एंड महालवारी। ज़मींदारी सिस्टम के अंदर हमने देखा था, जो कि सबसे ज़्यादा समय तक रहा और एंड तक वही रहा। ज़मींदारी सिस्टम के अंदर क्या था कि जो ज़मींदार थे उनके ऊपर ब्रिटिशर्स ने ड्यूटी लगा दी थी कि आपको जो है टैक्स कलेक्ट करके देना है फार्मर्स से। ठीक है, और जो भी टैक्स वो कलेक्ट करके देते थे 1/11 जो है ज़मींदार्स को मिलता था। अब सबसे पहले 5 ईयर प्लान के अंदर जो लैंड रिफॉर्म्स लिए गए उसका मकसद ये था कि ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म करना है और जो एक्चुअल टिलर्स हैं, जो मज़दूर हैं, जो सही में खेती बाड़ी करते हैं, उनको मालिक बनाना है एग्रीकल्चरल लैंड का। ये जो इंटरमीडियरीज हैं इनका कंप्लीट एबॉलिशमेंट करना है, फार्मर्स को फंड्स प्रोवाइड करने हैं ताकि वो न्यू टेक्निक्स अडॉप्ट कर सकें, सेल्फ सफिशिएंसी हो सके, हम फूड ग्रेन्स के मामले में सेल्फ रिलायंस हो सके। ठीक है, इसके लिए बहुत ही अच्छा स्टेप जो लिया गया एक, वो था लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग क्या होता है? बेसिकली एक लिमिट सेट कर दी जाती है कि एक फार्मर मैक्सिमम अपने पास कितनी लैंड रख सकता है। एक फार्मर अपने पास मैक्सिमम कितनी लैंड रख सकता है। देखिए इससे क्या था, सपोज लैंड सीलिंग कर दी गई कि एक फार्मर मैक्सिमम 5 एकड़ लैंड अपने पास रख सकता है सपोज। तो अगर किसी के पास 8 एकड़, 10 एकड़ या 5 एकड़ से ज़्यादा लैंड है तो वो उससे वापस ले ली जाएगी और वो रीएलोकेट कर दी जाएगी किसी और फार्मर को। तो उससे कहीं ना कहीं एक इनइक्वालिटी की सिचुएशन जो थी वो रिड्यूस होती। क्यों? हर फार्मर पे अपना लैंड होता,
हर फार्मर जो है वो प्रोडक्शन कर सकता था, इंटरमीडिएटरीज एबॉलिश हो रहे थे, जो रियल एक्चुअल टिलर्स हैं उनको मालिक बनाया जा रहा था। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम था लैंड सीलिंग की। एक फार्मर मैक्सिमम कितनी लैंड होल्ड कर सकता है, और उससे ज़्यादा अगर लैंड उसके पास है तो उससे वापस ले लो और किसी और फार्मर को दे दो ताकि किसी और का भला हो जाए। लेकिन लैंड सीलिंग भी कहीं ना कहीं जो उसके बेनिफिट्स थे, जितने हद तक पास ऑन होने चाहिए थे, वो नहीं पास ऑन हो पाए। उसके पीछे भी बड़े कारण थे कि जो ज़मींदार थे उन्होंने क्या किया, अपने आप को ही फार्मर दिखा दिया, अपने रिश्तेदारों को फार्मर दिखा दिया। अब ये ज़मींदार है, उसके 5 रिश्तेदार हैं, तो उनको 5 को फार्मर दिखा दिया और अपनी लैंड को इस तरीके से डिवाइड कर लिया। ठीक है, मतलब सपोज गवर्नमेंट ने बोल दिया कि एक व्यक्ति एक मकान रख सकता है। अब मेरे घर में 4 फैमिली मेम्बर्स हैं तो, और मेरे पास 4 मकान हैं, तो मैंने क्या किया, हर घर एक एक मेंबर के नाम पे कर दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने भी किया कि जो ज़मीनें थी अपने रिश्तेदारों के नाम कर दी, उन्हें फार्मर्स शो कर दिया। जो ज़मींदार बेसिकली अच्छे पावर के अंदर थे उन्होंने इसके अगेंस्ट गए। ठीक है, करप्शन बहुत देखने को मिला। रेड टेपिज्म की वजह से जितना इसका सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन हो सकता था उतना अच्छा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। सिर्फ 2 ही ऐसे स्टेट्स थे जो इसको सक्सेसफुली कर पाए, दैट वाज द केरला एंड वेस्ट बंगाल। अपार्ट फ्रॉम दैट रेस्ट ऑफ द स्टेट्स के अंदर जितना अच्छे इसके रिजल्ट्स आने चाहिए थे वो नहीं आए। ठीक है, तो ये था आपका पूरा का पूरा इम्पैक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू हुआ। आइए एक बार पढ़ते हैं इसको पूरा का पूरा, इस पे शॉर्ट नोट किसी भी तरीके से आ सकता है। ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल इन 3 मेजर सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू वर जमींदारी, रैयतवारी, महालवारी। एज वी नो, ड्यू टू जमींदारी सिस्टम, जमींदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज ओनर्स ऑफ लैंड इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे did nothing to improve the land of productivity. Amount collected by zamindars from farmers were deposited to colonial government after keeping their own share. ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या थी, सेल्फ सफिशिएंसी थी नहीं, फूड ग्रेन्स तक हम इंपोर्ट करते थे, हमारी यूएसए पे इंडिपेंडेंस जो डिपेंडेंसी थी वो बढ़ती जा रही थी। द लीडर्स वर नॉट more concerned as the low productivity in agriculture sector forced India to import foods from USA. Please underline this, इस पे क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क का। All this resulted in call for land reforms which referred to change in the ownership of land holdings. This step initiated were as follow. Intermediaries हटाए गए, टेलर्स जो थे एक्चुअल उनको ही ओनर बनाया गया, सेल्फ रिलायंस की तरफ मूव किया गया, फंड्स प्रोवाइड किए गए ताकि जो फार्मर्स हैं वो न्यू टेक्निक्स को अडॉप्ट कर सकें। ठीक है, 4th पॉइंट को आप वैसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा लिख लीजिए 4th पॉइंट को, बेटर लिखना है तो फंड्स प्रोवाइडेड टू फार्मर्स टू अडॉप्ट न्यू टेक्निक्स। ठीक है, इसके बाद लैंड सीलिंग क्या होता है ये पूछा जा सकता है। लैंड सीलिंग पे एक सेपरेट आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से देखिए। लैंड सीलिंग मींस फिक्सिंग ऑफ मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड होल्डिंग दैट एन इंडिविजुअल और फैमिली कैन ओन द लैंड ओवर एंड अबव द सीलिंग लिमिट नोन एज सरप्लस लैंड। ठीक है, इफ ओन्ड बाय द इंडिविजुअल देन द सरप्लस लैंड शेल बी टेकन अवे। अगर उससे ज़्यादा लैंड है तो वापस ले लिया जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे जमींदारी सिस्टम का ऑल्टरनेटिव नाम क्या था, ऐसे ही चेक कर रहा हूँ कितनी पढ़ाई कर रहे हो। हाँ, परमानेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम याद था, गुड। पर्पस ऑफ लैंड सीलिंग, द लीडर्स बॉट दैट रिड्यूसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन फ्यू हैंड्स वुड बी बेनिफिशियल। क्या मकसद था लैंड सीलिंग का? ऑब्वियसली अगर लैंड के मालिक आप कुछ लोगों को बना के रखोगे तो उससे कोई फायदा नहीं हो पा रहा, उसका मालिक सबको बनाओ, एक लिमिट तक बनाओ। ठीक है, एक इक्वालिटी ऑफ इनकम आए ताकि दिस वुड ऑल्सो हेल्प इन गिविंग ओनरशिप टू द टेनेंट्स एंड गिविंग देम फ्रीडम from the exploitation of zamindars as well as providing opportunities to increase productivity and accelerating the growth of the agriculture sector। 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है पर्पस पे। हर्डल्स क्या है लैंड रिफॉर्म्स में? बाय मैनिपुलेशन द फॉर्मर जमींदार्स क्लेम टू बी द ओनर्स ऑफ लैंड एंड रिमूविंग टेनेंट्स फ्रॉम द ओनरशिप ऑफ लैंड। Being landlords by misusing their power challenge land sealing thereby causing delay। काफ़ी स्टेट्स में हुआ ऐसा जहाँ पे फार्मर्स पावर में बैठे हुए थे, एमपीज थे वो, वहाँ पर उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होने दिया। लैंडलॉर्ड्स प्रैक्टिस फेक टेक्टिक्स लाइक रजिस्टरिंग देयर लैंड्स इन द नेम ऑफ क्लोज रिलेटिव्स। Only the states like Kerala and West Bengal made success in land reforms implementation due to their stick attitude, and unfortunately there was lack of commitment in other states resulting in loopholes in the land reforms। तो ये सारा का सारा आपने पढ़ा लैंड रिफॉर्म्स किस तरीके से हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर में। इसके बाद हम बात करेंगे अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में आप एसएसटी में भी काफ़ी सुन के आते हैं अर्लियर स्टेज पे, दैट इज़ द ग्रीन रेवोल्यूशन एंड देन सब्सिडीज। तब तक के लिए इसको याद करिएगा एक बार, फटाफट सारा लिख लीजिए। थैंक यू। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर सेकंड जो सबसे बड़ा स्टेप लिया गया ग्रीन रेवोल्यूशन, जो कि मिड ऑफ 60s से स्टार्ट हुआ और मिड ऑफ 80s तक चला।
देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन एग्जैक्टली था क्या, एक सीरीज ऑफ स्टेप्स जो गवर्नमेंट ने लिए हमारे देश की फार्मिंग को सुधारने के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, जिसके अंदर बेसिकली मिरेकल सीड्स का या आप कहें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ किया गया ताकि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके। इरिगेशन फैसिलिटी को स्ट्रॉन्ग किया गया ताकि मॉनसून पे सिर्फ फार्मर डिपेंडेंट ना रहे, मॉनसून अगर अच्छा नहीं भी आया तब भी फसल को जो पानी चाहिए वो मिल सके और उसको ज़्यादा फंसना ना पड़े, ये ना हो कि पानी की कमी की वजह से पूरी की पूरी फसल खराब हो जाए, जिससे किसानों को भी नुकसान होता है और देश का भी नुकसान होता है अगर फूड ग्रेन सफिशिएंटली अवेलेबल नहीं है। पेस्टिसाइड्स का यूज़ पे ज़्यादा फोकस किया गया, केमिकल बेस्ड प्रोडक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन जो था एक सीरीज स्टेप्स था बेसिकली, जिसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप ओवरऑल फार्मिंग को इम्प्रूव करना चाहते थे। ग्रीन रेवोल्यूशन के अगर मैं पूरे इतिहास की बात करूं तो इससे जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला वो दो क्रॉप्स को मिला, वन वॉज द व्हीट एंड द सेकेंड वॉज द राइस। इसको दो स्टेजेस के अंदर फेजेस में पढ़ा जा सकता है। फर्स्ट फेज जो कि आपकी मिड ऑफ 60s से मिड ऑफ 70s तक थी, जिसके अंदर बेसिकली ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश को, और वीट की प्रोडक्शन पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया। जो सेकंड फेज़ था, जब देखा गया फर्स्ट फेज़ इसका बहुत अच्छा सा गया, तो जो सेकंड फेज़ था मिड ऑफ 70s से लेके मिड ऑफ 80s तक, उससे दूसरे स्टेट्स में भी इसको अपनाया, इसके बेनिफिट्स गए और दूसरे क्रॉप्स में भी इसका बेनिफिट देखने को मिला। लेकिन अगर ओवरऑल एनालिसिस हम करते हैं तो ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट हमें दो क्रॉप्स में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, वन वॉज द व्हीट एंड द सेकेंड वॉज द राइस। अगर हम फायदे की बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या फायदे थे, तो देखिए आप अगर समझने की कोशिश करें तो कॉलोनियल रूल था, उसके अंदर हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत बुरा हाल था। उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को यूज़ किया सिर्फ अपने पर्सनल पर्पस को पूरा करने के लिए, दैट इज़ टू गेटिंग द रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रीज दैट वर डेवलपिंग इन द ब्रिटेन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। उन्होंने इंडिया की डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी एग्रीकल्चर को डेवलप नहीं किया कि इंडिया की जो रिक्वायरमेंट्स है उस हिसाब से एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट किया जाए। तो हिंदुस्तान जहां पर एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट थी, और जैसा मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ फूड ग्रेन जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट थी, उसके लिए भी हमें विदेशी कंपनी, विदेशों में डिपेंड होना पड़ा था, यूएसए से हम इम्पोर्ट कर रहे थे। तो सबसे ज़्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन का जो फ़ायदा मिला कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो पाए, हम इतना फूड ग्रेन प्रोड्यूस कर पाए कि हमें दूसरे देशों पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं थी। रादर देन मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट वाज एबल टू मेंटेन द बफर स्टॉक। आपने वर्ड सुना होगा, बफर स्टॉक क्या होता है? गवर्नमेंट एक हर समय मिनिमम फूड ग्रेन्स का स्टॉक मेंटेन करती है ताकि अगर कोई भी शॉर्टेज की सिचुएशन आ जाए बिकॉज ऑफ फ्लड या किसी भी वजह से, तो उसको इस्तेमाल किया जा सके। सेकंड जो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा कहीं ना कहीं देखने को मिला फार्मर्स को कि उनकी जो कंडीशंस थी उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आया। जब प्रोडक्टिविटी बढ़ी, आउटपुट बढ़ा, तो उनके पास रेवेन्यू बढ़ा तो वो अपनी कंडीशंस को इम्प्रूव कर पाए। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि एक सफिशिएंट जब फूड ग्रेन्स मार्केट में अवेलेबल थे तो इन्फ्लेशन बहुत हद तक कंट्रोल हुआ। पहले क्या होता था, फूड ग्रेन्स विदेशों से आते थे और कहीं ना कहीं उसकी ब्लैक मार्केटिंग बहुत हुआ करती थी। लेकिन जब फूड ग्रेन्स मार्केट में फ्रीली अवेलेबल हैं, ह्यूज सप्लाई में अवेलेबल हैं, डिमांड को कॉम्पीट कर पा रहे हैं, डिमांड से ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर वो मार्केट में अवेलेबल है, तो कहीं ना कहीं जो रेट्स हैं वो अंडर कंट्रोल आए, इन्फ्लेशन जो है वो अंडर कंट्रोल आया। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे जो ग्रीन रेवोल्यूशन के हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिले। तो आइए एक बार जस्ट गो थ्रू करते हैं जो भी यहाँ पर सारा लिखा हुआ है। मैंने आपको एक समरी तो पूरी दे दी है जो भी यहाँ पर है। As we know, the agricultural productivity during the colonial rule was very low due to the use of old traditional ways and inadequate infrastructure facilities. There was not even proper irrigation facilities and the farmers needed to depend on the monsoon. If the monsoon fell short, the farmers were trapped and with immense social tension and hardships. In order to improve the agriculture sector of India, the Green Revolution played a vital role. क्या? The Green Revolution was a series of initiatives, जैसा कि मैंने आपको बताया, that occurred during 1960s that changed the agriculture sector in a complete new way. This has been done by using the high-yielding variety seeds, that is, you can say as a miracle seed, especially for wheat and rice, adoption of new technology. Rice के बाद please comma लगा लीजिएगा. Adoption of new technology, introducing the usage of chemical fertilizers, agrochemicals, advanced cultivation method and reliable irrigation facilities. दो फेजेस के अंदर हुआ था। फर्स्ट फेज ग्रीन रेवोल्यूशन का मिड ऑफ 60s से मिड ऑफ 70s तक,
जिसके अंदर पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु इसको बेनिफिट देखने को मिला। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई वीट की कंट्री में। सेकेंड फेज के अंदर मिड ऑफ 70s से मिड ऑफ 80s तक HVY टेक्नोलॉजी स्प्रेड अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स एंड एज ए रिजल्ट बेनिफिटेड मोर वेराइटी ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन की। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ी, जो कॉलोनियल रूल में सबसे ज़्यादा इफेक्टेड थी। सेल्फ सफिशिएंसी आई, जिससे हमारी डिपेंडेंसी जो थी इंपोर्टिंग फूड्स की फ्रॉम अदर नेशंस लाइक USA, वो हमारी कम हुई। मार्केट सरप्लस जनरेट हो पाया, सिर्फ हम इतना प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे कि अपनी डिमांड पूरी कर सकें, एज वेल एज हम इस पोजीशन में आ गए कि हम जो फूड ग्रेन्स थे अब एक्सपोर्ट कर रहे थे। मतलब आप देखो ग्रीन रेवोल्यूशन कितना बड़ा फेज था जिसके अंदर हम इंपोर्टर से एक्सपोर्टर के अंदर अपने आप को कन्वर्ट कर पाए। सो द फार्मर्स वर नाउ सेलिंग अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ देयर प्रोड्यूस इन द मार्केट नोन एज मार्केट सरप्लस विच इम्प्रूव देयर सिचुएशंस, क्योंकि उससे उन्हें रेवेन्यू मिल रहा था। एज दे नाउ कुड गेट ओनली keep their produce for self consumption but also make profits by selling it in the market. Due to increase in output and supply, the prices of food grains declined, जैसा कि मैंने आपको बताया, due to which low income groups could also buy food without any hardship that were faced earlier due to inflated price of food. और गवर्नमेंट को भी एक सेटिस्फैक्टरी बफर स्टॉक मेंटेन गवर्नमेंट कर पाई, ताकि जो शॉर्टेजेस हैं अगर आती हैं तो उस रिस्क को कवर अप किया जा सके। अब आगे बात करते हैं रिस्क एसोसिएटेड की। ग्रीन रेवोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि इसके लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी और हो सकता था कि एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाए बिग फार्मर्स और स्मॉल फार्मर्स के बीच में, क्योंकि इसके बेनिफिट्स लेने के लिए हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हो गए आपके, या इरिगेशन फैसिलिटीज़ या एडवांस केमिकल्स हो गए, इनका यूज़ करने के लिए आपको पैसा चाहिए। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स भी लिए गए जिसके थ्रू इन सारी चीज़ों को हमने अंडर कंट्रोल करने की कोशिश करी। एक तो सब्सिडाइज रेट पे लोन्स प्रोवाइड किए गए बाय द स्टेट्स, फार्मर्स को एजुकेट किया गया कि किस तरीके से उन्हें प्रोडक्शन करनी है, कैसे न्यू टेक्निक स्टेप्स अडॉप्ट करनी है। तो ये सारी बातें इसके अंदर है। आइए जरा, risk associated due to huge capital investment requirement was difficult for the small farmers to adopt the new technology. This could result in increase in the disparity between small and big farmers. But all these risks could be eliminated if the state played crucial role in favoring the small farmers also by 3 points देखिए, providing them loans at subsidized rates which could be beneficial for the small farmers in the adoption of new technology. Helping farmers in understanding the new methods of cultivation, availing them to the new technologies by the research institutes set up by the government, and the research institutes also made farmers educated and aware for the pest attacks and provided। आजकल आप देखते होंगे ऑल इंडिया रेडियो जो होता है उसके ऊपर फार्मर्स को बहुत रेगुलर मैसेजेस दिए जाते हैं, किस तरीके से आपको प्रोडक्शन में क्या इन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सा केमिकल कब डालना है। कई बार न्यूज़ चैनल्स पे भी और इनफैक्ट टीवी पे भी, दूरदर्शन वगैरह पे इस तरह के प्रोग्राम्स लाए जाते हैं, रेगुलर आते हैं अब तो, और उस समय से ही ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट्स ने लेने शुरू कर दिए थे। तो ये ऑल टुगेदर हमने डिस्कशन किया बेटा अपना पूरा का पूरा ग्रीन रेवोल्यूशन पे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़ की, कि कैसे एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़ का इम्पैक्ट पड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर पे। तब तक के लिए इस टॉपिक को फटाफट अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी लाइन से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थैंक यू सो मच। चलिए बात करते हैं एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़ की। देखिए एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़ बेसिकली है क्या, इसके अंदर गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है फार्मर्स को, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली के अंदर तो सीधे फार्मर्स को पैसे दिए जाते हैं। इनडायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस कैसे दिया जाता है कि सपोज फर्टिलाइज़र्स हैं या पेस्टिसाइड्स हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, क्योंकि वो बहुत महंगे थे, तो गवर्नमेंट एक अच्छा खासा अमाउंट सब्सिडी की फॉर्म में फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को या पेस्टिसाइड इंडस्ट्री को प्रोवाइड करती है कि आप बहुत सस्ते रेटों पर फार्मर्स को फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह प्रोवाइड करें, और जो भी आपका नुकसान है वो गवर्नमेंट आपको देगी। जो भी आपको कम पैसा पड़ता है, जो भी आपको नुकसान आता है, वो सीधे आप गवर्नमेंट से लीजिए। तो इससे वजह से होता क्या है कि सपोज 100 रुपये की चीज़ है, उस पर 70 रुपीज़ गवर्नमेंट दे रही है, तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन आगे फार्मर्स को कितने रुपए का बेचेगी भाई? अदरवाइज वो प्रोडक्ट 100 रुपये का बेचते हैं, गवर्नमेंट ने कहा 100 का नहीं देना आपको, फार्मर्स को 30 रुपये का देना है, और जो आपका 70 रुपये का नुकसान है वो आप हमसे लो। तो दिस इज एक तरह से इनडायरेक्ट सपोर्ट फार्मर्स को मिला कि उन्हें 100 की चीज़ कितने की मिल गई, 30 रुपये की, और वो 70 रुपये का जो नुकसान है वो गवर्नमेंट ने फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का पूरा कर दिया। ज़रूरत क्यों थी एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़ की? अगर हम बात करें तो देखिए, अगर मैं
इन जनरल बात करूं तो इन जनरल इसलिए ज़रूरत थी ताकि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो हैं वो हर तरह का फार्मर जो है यूज़ कर पाए। इन जनरल अगर मैं बात करूं तो रिक्वायरमेंट इसलिए थी। और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो स्मॉल फार्मर्स के लिए इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी, क्योंकि स्मॉल फार्मर्स उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो इन जनरल इसका बेनिफिट ये था कि हाई यील्डिंग वैरायटी सब यूज़ करें और स्पेसिफिकली टू द स्मॉल फार्मर्स। तो देखिए जनाब, एग्रीकल्चर सब्सिडीज कैन बी डिफाइंड एज द फार्मर्स बीइंग प्रोवाइडेड विद फाइनेंशियल असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग सब्सिडी. Providing subsidy was seen as necessary in order to provide an incentive for adoption of new high-yielding variety technology by farmers in general and small farmers in particular. Subsidy was provided with the motive to encourage the farmers to test the new technology. देखिए कहीं ना कहीं अगर farmers को सस्ते रेटों में न्यू टेक्नोलॉजी मिल रही है, ऑलरेडी महंगी होगी तो ऑब्वियसली वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट हाँ सस्ते रेटों में मिलेगी तो एक मोटिवेशन मिलता है कि चल यार इसको भी ट्राई करके देखते हैं। वैसे वही है, देखो एकदम अगर मैं इसका बेस्ट एग्जांपल दूं आपको, स्मार्टफोन्स जब महंगे थे तो लोग इतना लोग यूज़ नहीं कर रहे थे, लेकिन जब स्मार्टफोन सस्ते होने लग गए, 5000 से नीचे में स्मार्टफोन मिलने लगे, तो एवरीवन इज सेइंग चलिए यार यूज़ करके देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो एकदम उसी तरीके से ये बात है। बट प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर सब्सिडी रिमेन अ डिबेटेबल क्वेश्चन। कुछ लोग इसके फेवर में खड़े थे और कुछ लोग इसके अगेंस्ट। जो फेवर में थे वो अपनी जगह ठीक थे कि हाँ सब्सिडीज़ देनी चाहिए ताकि बिग फार्मर्स अफोर्ड कर सकते हैं, स्मॉल फार्मर्स अफोर्ड नहीं कर सकते। स्मॉल फार्मर्स के पास जाएगी तो वो उसे अफोर्ड कर पाएंगे, अपना इनकम लेवल सुधार पाएंगे और सोसाइटी के साथ एट पार वो खड़े हो पाएंगे। उनका जो कहना था अपनी जगह एकदम ठीक था। उसके बाद उन जो अगेंस्ट में लोग थे वो कहते थे कि ठीक है आपने सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर दी, लेकिन एक लेवल के बाद सब्सिडीज़ प्रोवाइडेड बंद कर देनी चाहिए। सपोज आपने स्मॉल फार्मर्स को सब्सिडी दी, उसका लेवल इंक्रीज हो गया, उसका इनकम लेवल बढ़ गया, लेकिन जब उसका एक लेवल स्टेटस बढ़ गया तो उसे सब्सिडी देनी बंद कर देनी चाहिए ताकि वो अब गवर्नमेंट के फंड्स का अननेसेसरी फ़ायदा ना उठाए। हमारा मकसद था सब्सिडी देने का, स्मॉल फार्मर से उसे बिग फार्मर बनाना, और जब वो बिग फार्मर बन गया तो उसे सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए। ये उन लोगों का कहना था जो उसके अगेंस्ट में, तो एकदम ठीक कहना था। तो देखिए इन फेवर ऑफ सब्सिडीज जो थे, फर्स्ट उनका ये कहना था कि फार्मिंग जो है बहुत रिस्की बिजनेस है इंडिया के अंदर, तो गवर्नमेंट जो है सब्सिडी देती रहे। सेकंड, फार्मर्स फाइनेंशियली वीक हैं इसलिए सब्सिडाइज रेटों पे चीज़ों को दिलवाना ज़रूरी है। एलिमिनेटिंग सब्सिडी विल इंक्रीज द इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर फार्मर्स। ठीक है। फर्दर मैनी इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू दैट सब्सिडीज आर लार्जली बेनिफिटिंग ओनली द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एंड बिग फार्मर्स। दिस वाज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि हम जो है उस समय इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ पे ज़्यादा बिलीव कर रहे थे। डायरेक्ट सब्सिडीज़ की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट सब्सिडीज़ तो फ्रैंकली स्पीकिंग अभी 2-3 साल में रिसेंटली देखने को मिली है, जब फार्मर्स के अकाउंट में सीधा पैसा डाला जा रहा है। इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ ही हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा फॉलो हो रही थी। अभी आपने सुना होगा मोदी जी की भी स्कीम है कि to 6,000 रुपीज़ इन अ ईयर दे आर गोइंग टू प्रोवाइड टू द फार्मर्स, जिसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2,000 भी रिसेंटली दी गई है। तो बेसिकली जो यहाँ पर मेन पॉइंट है कि सब्सिडीज़ का फ़ायदा जो है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को देखने को ज़्यादा मिल रहा था, क्योंकि जो गवर्नमेंट का एक अच्छा खासा पैसा था सब्सिडी की फॉर्म में वो जा रहा था किसको, फर्टिलाइज़र कंपनी के जो ओनर थे, उस प्रोडक्शन यूनिट्स के जो ओनर थे। Then the correct policy is to abolish subsidies, but they take required steps to ensure that subsidies are being enjoyed only by the poor farmers. तो आप समझिए इस चीज़ को जो मैं कहना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली कि 100 रुपये का फर्टिलाइज़र है, गवर्नमेंट 70 की सब्सिडी दे रही है, तो 30 रुपये की सब्सिडी, 30 रुपये का वो प्रोडक्ट फार्मर्स को दिया जा रहा है। बट हाउ कैन यू इंश्योर इन दैट केस कि वो 30 रुपये का जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ पुअर फार्मर खरीद रहा है, उसे रिच फार्मर नहीं खरीद रहा। तो जब आप फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को या पेस्टिसाइड इंडस्ट्री को सब्सिडीज़ देते हैं तो उसका नुकसान ये होता है कि सिर्फ स्मॉल फार्मर को उससे फ़ायदा नहीं मिलता, उसको बिग फार्मर को भी फ़ायदा मिलता है, जो कि गलत है, क्योंकि सब्सिडी देने के पीछे मकसद है जो इनइक्वालिटी है उसको कम करना। अगर सब्सिडी से फ़ायदा दोनों को मिल रहा है, स्मॉल फार्मर को भी बिग फार्मर को भी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो यही पॉइंट आपका फोर्थ है। अगेंस्ट द सब्सिडी जो लोग थे, जरा ध्यान से देखें, सम इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट वंस द टेक्नोलॉजी इज फाउंड प्रॉफिटेबल एंड इज वाइडली अडॉप्टेड, सब्सिडी शुड बी फेस्ड आउट सिंस देयर पर्पस हैव बीन सर्व। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है और होना भी ऐसा ही चाहिए। इट इज आर्ग्यूड दैट सब्सिडीज आर प्रोवाइडेड फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स, बट अ सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी ऑल्सो बेनिफिट द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एंड ऑल्सो इट बेनिफिटेड अ मेजर पोर्शन ऑफ लार्ज फार्मर्स एंड नॉट टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। क्योंकि जो मैंने भाई भी आपको बात बताई कि यही पॉइंट देखने को मिल भी रहा था कि जो फ़ायदा था
100 की चीज़ 30 की मिल रही है, लेकिन वो अल्टीमेटली ये भी तो इंश्योर करना पड़ेगा कि वो सिर्फ स्मॉल फार्मर ही खरीदे, जो रिच फार्मर है उसका बेनिफिट उसको ना मिले। ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स अपनी जगह ठीक है, इन फेवर अगेंस्ट। इस पे क्वेश्चन 4 नंबर का आने के पूरे पूरे आपके पास चांसेस है। तो आपने देखा कि किस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर 5 ईयर प्लान्स के इम्पैक्ट पड़े, जिसके अंदर 3 तरह के रिफॉर्म्स मेजर्स दिए गए जो हमने डिस्कस किए, लैंड रिफॉर्म्स, ग्रीन रेवोल्यूशन एंड सब्सिडीज। तीनों ही बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अच्छे से इसे प्रिपेयर करिएगा, किसी के भी ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि कैसे 5 ईयर प्लान्स के जो इम्पैक्ट्स हैं वो इंडस्ट्रीज़ और हमें ट्रेड पे देखने को मिले और उसके लिए क्या क्या मेजर्स या रिफॉर्म्स लिए गए। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। चलिए बच्चों, बात करते हैं 5 ईयर प्लान जो थे उसका इम्पैक्ट हमारे इंडस्ट्रीज़ पे क्या फ़र्क पड़ रहा था। अरे भाई, आप लोगों को भी पता है कि ब्रिटिश राज के अंदर हमारी इंडस्ट्रीज़ का क्या हाल था। सिर्फ और सिर्फ कॉटन एंड जूट की इंडस्ट्रीज़ उन्होंने एंड में आते आते थोड़ी प्रमोट कर दी थी, और आयरन एंड स्टील की 2 ही सिर्फ प्रोडक्शन यूनिट्स हिंदुस्तान में थी, एक जमशेदपुर के अंदर और एक कोलकाता के अंदर। 2 कॉटन एंड जूट की तो फिर भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उन्होंने किया, लेकिन आयरन एंड स्टील में सिर्फ 2 प्रोडक्शन यूनिट, सिर्फ 2 आप समझो फैक्ट्रियां देसी भाषा में, एक जमशेदपुर में और कोलकाता में। तो क्या हिंदुस्तान के अंदर आप सोचो, इतनी बड़ी आबादी वाला देश जिसमें उस समय पाकिस्तान भी हुआ करता था, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, तो पार्टीशन के बाद अलग हुए ना, तो ये हालात थे हिंदुस्तान के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के। उन्होंने यहाँ पे कभी इंडस्ट्रीज लगने ही नहीं थी, और क्यों लगने दी थी थोड़ी बहुत, ये जो थोड़ी बहुत लग भी पाई तो उसके पीछे क्या कारण थे वो हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किए। अब जब इंडस्ट्रीज़ का इतना बुरा हाल है तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कंट्री से, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। इंडस्ट्रीज़ नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगी, और एम्प्लॉयमेंट आप जो प्लान कर रहे हो कि लोगों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाया जा सके, वो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर से पॉसिबल नहीं था। एक ड्रास्टिक रोल इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी उसके अंदर चाहिए था। अब प्रॉब्लम क्या थी, प्राइवेट सेक्टर जो है वो पहली बात 2 प्रॉब्लम फेस कर रहा था। अगर प्राइवेट सेक्टर को हम इन्वॉल्व करते हैं इंडस्ट्रीज़ लगाने में, तो पहली प्रॉब्लम ये आ रही थी कि प्राइवेट सेक्टर के पास उतनी कैपिटल नहीं थी, और दूसरी प्रॉब्लम अगर हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्लियरली दिख रहा था, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ का कोई उस समय आप समझिए ना, एक नई नई चीज़ जब मार्केट के अंदर आती है कोई भी, तो लोगों को उस पर विश्वास नहीं होता। ठीक है, कोई भी आप नई चीज़ मार्केट में, तो सेम में इंडस्ट्रीज़ का हालात था कि जो प्राइवेट सेक्टर्स थे वो इंडस्ट्री सेटअप करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्लियरली उसके अंदर विजिबल था कि हम इतना पैसा लगाएंगे भी तो पता नहीं उसके बाद उसकी सक्सेस रेशियो क्या होगी। तो ये 2 प्रॉब्लम्स थी जिस वजह से प्राइवेट सेक्टर जो है वो इतना इनिशिएटिव नहीं ले रहा था। तो इन चीज़ों को उस समय की गवर्नमेंट ने समझा, प्राइम मिनिस्टर ने समझा, जवाहरलाल नेहरू जी ने, और उसके लिए 2 सॉल्यूशंस निकाले गए। सबसे पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, और उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। थोड़ा सा अगर ओवरव्यू दूं मैं आपको, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 के अंदर बेसिकली 3 कैटेगरी के अंदर जो है इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड किया गया, जिसके बारे में हम लेटर ऑन डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसी थी जो सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व कर दी गई, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ही उसको ऑपरेट कर सकती है, कुछ में स्टेट और पर प्राइवेट सेक्टर मिलकर ऑपरेट करेंगे, और तीसरी कैटेगरी ऐसी थी जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर को फ्रीली छोड़ दिया गया। लेकिन फ्रीली भी क्या छोड़ा गया, लाइसेंस राज सिस्टम था कि अगर आपको किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन करनी है तो अल्टीमेटली स्टेट से जाके आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या था, बेसिकली जो सबसे अच्छा था उसके अंदर ये था कि बेसिकली कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जिनको रिजर्व कर दिया गया कि सिर्फ स्मॉल सेक्टर ही ऑपरेट कर सकते हैं, कभी भी बिग हाउसेस, बिग जाइंट उसके अंदर एंटर नहीं कर सकते। छोटा सा एग्जांपल, अगरबत्तियाँ। जो अगरबत्तियाँ थी, जैसे आप आज के टाइम पे आईटीसी की अगरबत्ती देखते हो या बड़ी बड़ी कंपनीज़ की देखते हो, साइकिल अगरबत्ती देखते हो, ये बेसिकली उस समय 1991 से पहले की अगर मैं बात करूँ स्मॉल सेक्टर के लिए रिजर्व थी। कोई भी बड़ा प्लेयर इसके अंदर एंटर नहीं कर सकता था। उसके पीछे सिंपल सा कारण था, अब जैसे अगरबत्तियाँ हैं, धूप बत्ती है, ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर छोटी छोटी यूनिट्स लगेंगी और हर छोटी यूनिट में 4 से 5 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो एक वाइड एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है लोकल प्रोडक्ट की वजह से। लेकिन अगर इसके अंदर कोई बिग हाउस आ जाता है, जैसे आईटीसी आज के टाइम पर आ गया, वो प्रमोशन करता है, ब्रांडिंग करता है, इस तरीके से
मास स्केल पे अगर काम करता है तो वो रेवेन्यू कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट होके रह जाता है। तो काफ़ी सारे ऐसे सेक्टर्स थे, जैसे मैंने आपको अगरबत्ती का बताया, जिसके सिर्फ रिजर्व कर दिया गया कि कोई भी बड़ा प्लेयर, कोई भी बड़ा प्राइवेट बिजनेस हाउस इसके अंदर आके ऑपरेट नहीं कर सकता। दीज आर स्पेसिफिकली रिजर्व फॉर स्मॉल सेक्टर। तो पूरे की पूरी इंडस्ट्री एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस थी ही नहीं, मतलब ना के बराबर थी। इससे नुकसान क्या हो रहे थे? प्रोडक्शन कम था, एम्प्लॉयमेंट नहीं था, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा होने की वजह से ऑब्वियसली पॉवर्टी बड़ी क्लियरली विजिबल थी। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को लाना ज़रूरी था। प्राइवेट सेक्टर दो प्रॉब्लम फेस कर रहा था, कैपिटल नहीं थी और सेकंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ के हालात अच्छे नहीं थे, सक्सेस रेशो क्या मिलता क्या नहीं मिलता। तो गवर्नमेंट ने दो तरीके अपनाए। कौन कौन से? IPR 1956 और सेकंड क्या था हमारा, बताओ? जी हाँ, सेकंड था हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स को रिजर्व कर दिया कि इन सेक्टर्स के अंदर कोई बड़ा प्लेयर एंटर नहीं कर सकता। ठीक है, तो एक मैंने आपको पूरा का पूरा ओवरव्यू दिया है इंडस्ट्री के बारे में कि एग्जैक्टली इंडस्ट्री के अंदर क्या था। दिस इज अप टू द पेज नंबर 38। ठीक है, तो चलिए एक बार इसको सारा का सारा देखते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। थैंक यू। आइए एक बार सारा देखते हैं। विद द गोल ऑफ एक्सीलरेटिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, द इकोनॉमिस्ट बिलीव्ड दैट इंडिया शुड हैव एन एफिशिएंट एंड स्टेबल इंडस्ट्रियल सेक्टर. Initiatives should be taken to build up a strong base of industrial sector so that the people could be employed. जो मैंने आपको बताया कि ये ज़रूरी था कि कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जाएं ताकि एक स्ट्रॉन्ग बेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बनाया जा सके। ठीक है, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जा सके। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अब थोड़ा सा राइटिंग स्किल पे यहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि आपने एकदम ही टू द पॉइंट आंसर लिख दिया। आप देख रहे हैं मैं इंडस्ट्री के बारे में जब बता रहा हूं तो कुछ एक इंट्रो दे रहा हूं, एंड दिस इंट्रो इज नथिंग बट द रीजनिंग दैट व्हाई वी वर फोकस्ड ऑन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। अगर आप एकदम ही टू द पॉइंट जाने की कोशिश करेंगे तो ये आपको थोड़ा सा नुकसान दे सकता है। एक भूमिका जरूर आपको बनानी आनी चाहिए, जैसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि बिफोर अंडरस्टैंडिंग कि क्या किया, हमें ये पता होना चाहिए कि क्यों किया। समझ में आई बात? Initiatives should be made to develop a strong base of industrial sector so that the people could be employed in the industrial sector as this sector provide more employment opportunities and hereby increasing the standard of living of people. इसके बाद आगे बात करें, it promotes modernization क्योंकि आप उसमें heavy machines use करते हैं, step towards equity क्योंकि उससे लोगों को employment मिलता है, जिससे एक जो डिस्क्रिमिनेशन नाम की चीज है वो कहीं ना कहीं इनकम इनइक्वालिटीज कम होती है, एंड दस एनहेंसेस द ओवरऑल प्रोस्पेरिटी. Economists believe that the industrial sector should be given a special importance so that the growth of economy could happen at a faster rate. Moreover, due to the colonial government, our industrial sector has been declined miserably. ये लाइन हम पहले लास्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि colonial government ने तो सत्यानाश मारा हुआ था हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का, and was facing low productivity just after the independence. अब आगे देखिए, द टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय द इंडस्ट्रियल सेक्टर वर आल्सो ओल्ड एंड टेंड टू बिकम ऑब्सोलीट. और जो उन्होंने टेक्निक हिंदुस्तान में लगाई भी थी इंडस्ट्रीज के अंदर, वो बहुत ही पुरानी घटिया जो ब्रिटेन में पिट चुकी थी उस टेक्निक का यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा था. ये तो सारी भूमिका थी. अब जो बातें बताने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुनना और मेन है. देयर वर ओनली टू मेन इंडस्ट्रीज. ये पूछा जा सकता है एग्जाम में. कॉटन एंड जूट, एंड टू वर मैनेज्ड iron and steel firms, two well managed iron and steel firms, one in Jamshedpur and other in Kolkata. ये आपको पता होना चाहिए. But there was an obvious need to expand the industrial base. But industrial base बढ़ाने की जरूरत थी क्योंकि उससे ही employment मिलता. ये D point very important मार्क कर लीजिए. ये पूछा जा सकता है कि why at the time of independence private sector was not willing to enter into a industrial डेवलपमेंट. ठीक है, तो ध्यान से देखिए. इन ऑर्डर टू स्टार्ट एन इंडस्ट्रियल वेंचर ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड. प्लीज अंडरलाइन, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द प्राइवेट इंडस्ट्रीज डिड नॉट हैव सच हैव ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट. ये तो पहला रीजन हो गया. मोर ओवर, ये सेकंड रीजन यहां से शुरू होता है. ड्यू टू द एडवर्सली अफेक्टेड इंडस्ट्रियल सेक्टर बाय द कॉलोनियल रूल दे डिड नॉट हैव एनी कॉन्फिडेंस. तो पहली चीज जो आपको अच्छे से समझनी है, क्या? डिड नॉट हैव सच ह्यूज कैपिटल. दिस इज द पॉइंट नंबर 1. ठीक है, और द पॉइंट नंबर 2, डिड नॉट हैव एनी कॉन्फिडेंस इन इन्वेस्टिंग इन बिग प्रोजेक्ट्स इवन इफ दे कुड अरेंज द कैपिटल फॉर टू डू सो. मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ कि क्यों एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों प्राइवेट सेक्टर आगे नहीं आना चाह रहा था. इस पे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है. ठीक है,
इसके बाद बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कैपिटल and stability in industrial sector, the state had to play a crucial role. ये क्वेश्चन अब सेकंड जो इसके ऊपर बनता है कि why state need to play crucial role for industrial development. तो कारण यही था क्योंकि प्राइवेट सेक्टर पे कैपिटल नहीं थी, इंस्टेबिलिटी थी इंडस्ट्रियल सेक्टर की, इस वजह से स्टेट गवर्नमेंट्स को आगे आना पड़ा, सेंट्रल गवर्नमेंट को आगे बढ़ना टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड रिलायबल इंडस्ट्रियल बेस विच वुड लीड टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. देयरफॉर the state had to play as a primary aspect in the growth of industrial sector of India. The state had the overall control and the policies of private sector would have to be complementary to those of the public sector, with the public sector emerging as the leader. अब ये बात समझ रहे हैं? जो हमने पॉलिसीज बनाई उसके अंदर क्या था? The state had the overall control. कंट्रोल स्टेट के पास ही था, गवर्नमेंट के पास ही था. स्टेट का मतलब आप गवर्नमेंट समझिए, ठीक है. द स्टेट हैड द ओवरऑल कंट्रोल. एक्चुअली हमने लाइसेंसिंग सिस्टम कर दिया. प्राइवेट सेक्टर को अगर आना भी है तो उसे लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं कंट्रोल तो गवर्नमेंट का हो गया ना, इसीलिए लिख रहा हूँ. द स्टेट हैड द ओवरऑल कंट्रोल एंड द पॉलिसीज ऑफ द प्राइवेट सेक्टर वुड हैव टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू दोज ऑफ द पब्लिक सेक्टर. और प्राइवेट सेक्टर को इस तरीके से जो पॉलिसीज डिजाइन की गई प्राइवेट सेक्टर के लिए, वो इस तरीके से डिजाइन की गई कि पब्लिक सेक्टर की जो खामियां हैं वो पूरी की जा सके. लेट अस टेक एन एग्जांपल. रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट किया जा रहा था प्राइवेट सेक्टर के थ्रू. हाउ? गवर्नमेंट क्या करती थी? लाइसेंस लेने के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगा देती थी. अगर आपको अर्बन एरिया में लाइसेंस लेना है, बट अगर वही लाइसेंस आपको रूरल एरिया में लेना है, तो बहुत कम फॉर्मेलिटीज के बाद आपके साथ आपको वो लाइसेंस मिल रहा था. तो हो क्या रहा था? इससे रीजनल इक्वालिटी आ रही थी कि ऑब्वियसली फिर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर सोचेगा यार अर्बन एरिया में क्यों लगाऊं प्रोडक्शन यूनिट, या लाइसेंस लेने में इतनी दिक्कत है, रूरल एरिया में लाइसेंस आसानी से मिल जाएगा, मैं वहां लगाता हूं. और जब रूरल एरिया के अंदर ये प्रोडक्शन यूनिट सेटअप होगी तो ऑब्वियसली वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वहां के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, और जो रीजनल इनइक्वालिटी है वो कम होगी, और हम मूव ऑन करेंगे रीजनल इक्वालिटी की तरफ. विद द पब्लिक सेक्टर इमर्जिंग एज द लीडर. और पूरे प्रोसेस के अंदर जो लीडर रहेगा वो कौन रहेगा? पब्लिक सेक्टर ही रहेगा. प्राइवेट सेक्टर का यूज सिर्फ उतना ही किया जाएगा जितनी सोसाइटी में उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है. इसके बाद जो रिफॉर्म्स लिए गए मैंने आपको बताया, आईपीआर 1956 और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. देखिए, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 फॉर्म द बेसिस फॉर द सेकेंड 5 ईयर प्लान. जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसके अंदर मेन बेस जो था वो आईपीआर 1956 था. बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, 1 मार्क में पूछा जा सकता है आईपीआर 1956 कौन से 5 ईयर प्लान का पार्ट था. दिस रेजोल्यूशन ट्राइड टू फॉर्म अ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी. बड़े ध्यान से देखिए, दिस रेजोल्यूशन tried to form a socialist pattern of society that is encouraging the private sector in the economy. ये लाइन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है, तो आप एक काम करिए, दिस रेजोल्यूशन ट्राइड टू फॉर्म अ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, फुल स्टॉप डाल दीजिए सोसाइटी के बाद. इस जो आईपीआर 1956 का, इसका मकसद था सोशलिस्ट पैटर्न, मतलब पब्लिक वेलफेयर इसका मेन मकसद था, ठीक है. पैटर्न ऑफ सोसाइटी के बाद फुल स्टॉप हो गया. इसके बाद दैट इज को काट दीजिए और लिख दीजिए इट्स फोकस वॉज, दैट इज की जगह आएगा इट्स फोकस वॉज, आगे ठीक है, इट्स फोकस वॉज एनकरेजिंग द प्राइवेट सेक्टर इन द इकोनॉमी. और उसका मकसद क्या था कि प्राइवेट सेक्टर को भी एनकरेज किया जा सके, ठीक है. लाइन ये भी ठीक है, गलत नहीं लिखी हुई, लेकिन ज्यादा थोड़ा सिंपल कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए. दिस रेजोल्यूशन ट्राइड टू फॉर्म अ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी, फुल स्टॉप, ठीक है. उसके बाद आपका इट फोकस वॉज एनकरेजिंग द प्राइवेट सेक्टर इन द इकोनॉमी. अब रेजोल्यूशन ने, ये इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से देखिएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है. आईपीआर के अंदर इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया. पहली इंडस्ट्री एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द स्टेट, ऐसी इंडस्ट्रीज जिस पे सिर्फ गवर्नमेंट का अधिकार था, और वो आ रही थी आपकी फर्स्ट कैटेगरी में, मतलब उसको रन ही कौन कर रहा था? सिर्फ गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर उसमें आ ही नहीं सकता था. Second category comprises the supplementary private sector and public sector as the main and taking the sole responsibility for starting the new units. मतलब होता क्या था सेकंड कैटेगरी के अंदर? पब्लिक सेक्टर जो है वो स्टार्ट करता था, उसका मैनेजमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर को दिया जाता था, या प्राइवेट सेक्टर उसमें कुछ सप्लीमेंट्री रोल प्ले करता था, लेकिन मेन रोल जो है वो पब्लिक सेक्टर का रहता था. स्टार्ट जो होगी न्यू यूनिट वो गवर्नमेंट ही करेगी, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा काम होगा जो प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा. लेट अस टेक एन एग्जांपल कि सपोज स्कूल स्टार्ट किया, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. स्कूल स्टार्ट किया और स्कूल के अंदर सपोज मिड डे मील का काम जो है वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, तो मिड डे मील एक सप्लीमेंट्री काम है जो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है. तो इस तरीके का एक सेकंड कैटेगरी के अंदर प्लान आउट किया गया. और थर्ड रिमेनिंग कैटेगरी, जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर को बोल दिया कि भैया
ये काम में हम आप पे छोड़ते हैं, ये आप फुल फ्लैश कर सकते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी के अंदर जो बिजनेसेस इंडस्ट्रीज रखे गए वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट रन करेगी, कोई इसमें प्राइवेट सेक्टर का इंटरफेरेंस नहीं होगा। सेकंड कैटेगरी के अंदर जो था, स्टार्ट तो गवर्नमेंट ही करेगी, पब्लिक सेक्टर ही करेगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को उसमें कुछ रोल दिया जाएगा। और तीसरा जो था उसे प्राइवेट सेक्टर आराम से कर सकता है, कोई ऐसी भी दिक्कत वाली बात नहीं थी। और देखिए इसमें भी मैं आपको बता दूं, फर्स्ट कैटेगरी में उनको रखा जहां पर पब्लिक इंपॉर्टेंस की चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, गवर्नमेंट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती थी। सेकंड कैटेगरी में उन चीज़ों को रखा गया जहां पर प्राइवेट सेक्टर को कुछ मुनाफा दिया जा सकता था। और थर्ड सेक्टर जहां पर एक ऑलरेडी थोड़ा बहुत बेस था, उसको थर्ड कैटेगरी के अंदर रख दिया गया। ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए। अब देखिए तीनों के अंदर ही, चाहे वो फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी हो, गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है। कैसे? देखिए फर्स्ट वाले में तो चलाई गवर्नमेंट रही है, सेकंड में सप्लीमेंट्री प्राइवेट सेक्टर है तो गवर्नमेंट का कंट्रोल आ गया। थर्ड वाले के अंदर ये नहीं कि प्राइवेट सेक्टर का मन किया और आज की तरह नहीं होता था कि मन किया बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। पहले क्या होता था, 1950 ऑनवर्ड्स 1990 तक आपको प्राइवेट सेक्टर को कोई भी बिजनेस करना है तो उसे जाके लाइसेंस लेना पड़ता था। और ये लाइसेंस इतना आसान नहीं होता था, वो लाइसेंस कुछ बातों को ध्यान में रख के दिया जाता था। देखिए जरा, since the state had to be controlling aspect in the industrial sector, in spite of the fact that the private sector has also emerged with the resolution, the control was still in the hands of state only. Please underline, the control was still in the hands of state only. The private sector had been restricted by the state using the system of licensing. Though in the third category, the private sector was given the freedom to operate within the economy, but still it was under the control of the government because they need to obtain the license from the government to run the unit. बात समझ में आ रही है आपको मेरी? Sure. The license system was established with a view that no industry would be able to start up unless a proper authentic license had been obtained by the state. This policy helped the state to achieve many objectives. Very very important, ये आपसे अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो लाइसेंसिंग सिस्टम था उससे गवर्नमेंट को कौन से किस तरीके के फायदे मिल रहे थे। पहला, एक तो कंट्रोल रखा जाता प्राइवेट सेक्टर पे। सेकंड, रीजनल इक्वालिटी प्रमोट होती। मैंने आपको बताया कि लाइसेंस लेने का जो सिस्टम था बैकवर्ड रीजन्स में आसान था और जो अर्बन एरियाज थे उसमें मुश्किल था। एज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग लाइसेंस टू सेट अप एन इंडस्ट्री इन बैकवर्ड रीजन वाज इजियर, सो द इंडस्ट्रीज वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेटिंग अप एन इंडस्ट्री इन इकोनॉमिक बैकवर्ड एरिया। उसके बाद तीसरा जो था, रेगुलेटिंग द सप्लाई इन द इकोनॉमी एज द प्राइवेट इंडस्ट्रीज ऑल्सो नीड टू गेट लाइसेंस फॉर एक्सपेंडिंग और डाइवर्सिफाइंग। ये नहीं था कि सिर्फ प्रोडक्शन के लिए आपने एक बार लाइसेंस ले लिया और आप जितनी मर्जी प्रोडक्शन करो। उस लाइसेंस के अंदर लिखा जाता था कि आप मैक्सिमम कितनी प्रोडक्शन कर सकते हो। सपोज किसी ने कार बनाने के लिए लाइसेंस लिया तो उसे मैक्सिमम सपोज मिला 1000 यूनिट्स बनाने का लाइसेंस, तो वो एक साल के अंदर उस प्रोडक्शन प्लांट से मैक्सिमम 1000 गाड़ियां निकाल सकता था। अगर उससे अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है, एक्सपेंड करनी है, डाइवर्सिफाई करना है तो उसे फिर दोबारा से जाके उस लाइसेंस को रिन्यू करवाना पड़ता था। ठीक है, और वो लाइसेंस तभी रिन्यू किया जाता था जब गवर्नमेंट इस बात से कन्विंस हो जाए कि अगर हम इसको लाइसेंस प्रोडक्शन बढ़ाने की परमिशन देते हैं तो इससे कुछ ना कुछ सोशल वेलफेयर होगा। सपोज आप 1000 यूनिट्स बना रहे हो, आप लाइसेंस रिन्यू कराने गए कि जब मुझे 1000 की जगह 1500 यूनिट्स बनानी है, आप मुझे 1500 यूनिट्स का लाइसेंस दो। तो उस समय गवर्नमेंट पूछती थी, ठीक है भाई 1500 यूनिट बनाने का लाइसेंस तो दे रहे हैं, ये बताओ आप मुझे कि 1500 यूनिट 1000 से 1500 करेंगे तो आप कितने एडिशनल लोगों को एम्प्लॉयमेंट दोगे। अगर आप बता पाए, कन्विंस कर पाए, तभी आपको एडिशनल यूनिट्स बनाने का लाइसेंस मिलता था, अदरवाइज नहीं मिलता था। तो देखिए जरूरी थी ये पॉलिसी। आज सुन के आपको अजीब लगता है क्योंकि आप इस पोजीशन में खड़े हैं जहां पर लगभग 70% लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन थे आज वो घट के 20% रह गए। 50% लोग उस पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठ के आ चुके हैं। आपको सुनने में सिस्टम्स लगते होंगे, अरे यार क्या किया इन्होंने, लेकिन अगर आप उस सिचुएशन में जाओ, उस हिसाब के देखो, उस सिनेरियो को और एक बार अपने दिमाग में इमेजिन करने की कोशिश करो, तो दीज ऑल वर द बेस्ट पॉलिसीज दैट वर ऑब्टेन्ड बाय दैट वर I will say adopted by the government. Also, the license system, the state could also keep a strict eye on the quality of the products produced by the private sector. और देखिए मैं एक बात बताऊं, आज खैर जो भी इसकी सक्सेस रेशो रहा, हर चीज का एक क्रिटिक्स तो होता ही है, इस चीज को आप डिनाई नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ इससे फायदे हो, ऑब्वियसली इसके बहुत सारे नुकसान भी देखने को मिले और कहीं ना कहीं उसमें अगर सबसे बड़ा कारण देखा जाए तो दैट वाज द करप्शन, रेड टेपिज्म, जो हिंदुस्तान के अंदर
पॉलिटिक्स लेवल पे, ब्यूरोक्रेसी लेवल पे, जिसकी वजह से ये लाइसेंसिंग सिस्टम का जो मकसद था वो 100% फुलफिल नहीं हो पाया। और होता क्या था, लाइसेंस लेने के लोगों को डोनेशंस देनी पड़ती थी, ब्यूरोक्रेट्स को, पॉलिटिकल लीडर्स को, जिसकी वजह से जो अफोर्ड कर सकते थे बड़े बिजनेस हाउसेस उनको तो आसानी से लाइसेंस मिल जाता था, बट जो छोटी प्रोडक्शन यूनिट्स थे उन्हें लाइसेंस नहीं मिलते थे। और यही कारण था कि जिस मकसद के साथ लाइसेंसिंग सिस्टम को लाया गया, उस मकसद के साथ ये लाइसेंसिंग सिस्टम जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो आपको ये उम्मीद करता हूँ पूरा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 समझ में आया। 3 कैटेगरी थी, फर्स्ट, सेकंड और रिमेनिंग। फर्स्ट में प्राइवेट फर्म, सेकंड में मेंस रहेगी पब्लिक और सप्लीमेंट्री रहेगी प्राइवेट। रिमेनिंग जो है आपका प्राइवेट, लेकिन इसमें भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। और लाइसेंस लेने के पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, क्यों गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग सिस्टम रखा, वो चारों मैंने आपको बता दिए। वेरी इंपॉर्टेंट 4 नंबर का क्वेश्चन इसके ऊपर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के ऊपर। फटाफट IPR 1956 प्रिपेयर कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। 6 मार्क्स तक का भी क्वेश्चन इस पर पूछा जा सकता है। थैंक यू। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जैसा कि आपको मैंने बताया कि कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स ऐसे थे जिनको रिजर्व कर दिया गया कि बिग जायंट्स इसके अंदर एंटर ही नहीं कर सकते, ताकि एक रीजनल इक्वालिटी नाम की चीज़ बनी रहे और लोगों को छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गाँव के अंदर रोजगार कंटिन्यूस बेसिस पे मिलता रहा। 1995 में विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी बनी, जिसको कार्वे कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है प्लीज, कार्वे कमेटी के ऊपर पूछा जा सकता है इसका ऑल्टरनेटिव नाम क्या था। ऑब्जर्व द नीड फॉर एस्टेब्लिशिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एज टू प्रमोट द रूरल एरियाज एंड एनहेंसिंग द रूरल डेवलपमेंट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कुड बी डिफाइंड बाय द, अब ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती कौन सी है, तो बेसिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो इन्वेस्टमेंट्स के बेसिस पे डिफाइन की जाती है कि आप मैक्सिमम, सपोज मैं अगर आपको 1950 का डेटा बताऊं तो 1950 में ये था कि अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी में 5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो आप स्मॉल स्केल में हो। जैसे ही आप 5 लाख से ऊपर जाओगे, आपने 5,10,000 की इन्वेस्टमेंट कर दी तो फिर आप स्मॉल स्केल से बाहर हो जाते हो। तो अगर आपकी फिक्स्ड असेट में इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए तक की थी तो 1950 में आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर आते थे। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री could be defined by the maximum amount of capital to be invested in such industry. Such an amount keeps changing over the period of time depending upon the circumstances. और अगर मैं आपको आज का एग्जांपल दूं तो 1950 में जो 5 लाख रुपए का अमाउंट था, आज के टाइम पे वो हो चुका है 25 लाख से ज़्यादा और 10 करोड़ रुपए से कम फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर हैं और आपने अपने बिजनेस में 25 लाख रुपए से ऊपर की, लेकिन 10 करोड़ रुपए से 25 लाख से 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तब आप स्मॉल स्केल में आते हैं। 25 लाख से कम कर रखी है तो आप माइक्रो लेवल पे आते हैं, ठीक है। और अगर आप सर्विस सेक्टर के अंदर हैं और आपने 10 लाख से 5 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट अपने प्रोजेक्ट में कर रखी है तो आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। ये आज के हिसाब से जस्ट आपके नॉलेज के लिए है, लेकिन 1950 में कोई मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर का बाइफर्केशन नहीं था, सिंपल था 5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट है अगर आपकी फिक्स्ड एसेट्स में, तो उस केस के अंदर आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर आएंगे, ठीक है। अब ऐसा क्यों करना पड़ा, ध्यान से देखिए। Being worried about the small scale industries which could not be able to cope up with the large scale industries and due to stiff competition in the market, the small scale industries might unable to survive. एक सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि एक तो उनके पास कैपिटल नहीं लगाने के लिए, दूसरा मार्केट में इतना कंपटीशन, तो शायद वो सरवाइव ना कर पाए। Thus the state initiated some steps in order to protect the small scale industries, और कुछ स्टेप्स लिए गए ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया जा सके। और वो क्या थे? सबसे पहला स्टेप जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इसको, reservation of product, that is reserving the number of goods that must be produced by the small scale industry. कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिनको एक्सक्लूसिवली रिजर्व कर दिया गया कि सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उनको प्रोड्यूस कर सकती है और कोई इसे प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता, जिसमें बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको अगरबत्तियों का दिया। ओनली एंड द क्राइटेरिया वाज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द इंडस्ट्री, और इसका क्राइटेरिया क्या रखा गया? प्रोडक्शन कैपेसिटी के बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट कौन प्रोड्यूस कर सकता है। बेशक आप ये छोड़ दीजिए, यहाँ तक कर लीजिए ओनली तक, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। In order to build up confidence, the industrialists of small scale industries were provided with certain concessions, और वो concessions क्या थे? लो एक्साइज ड्यूटी, उन्हें टैक्स कम देना पड़ता था।
एक्साइज ड्यूटी आप वैसे गवर्नमेंट बजट में पर समझ चुके हैं, टैक्स ऑन प्रोडक्शन, तो उन्हें टैक्स में राहत दी गई, लोन्स मिलते थे सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं मिलता था, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो उन्हें 4% 2% पे ही लोन दिया जाता था, ताकि एक कॉन्फिडेंस जो है इंडस्ट्रीज के बीच में आए कि येस वी कैन ऑल्सो कम्पीट विद द बिग बिजनेस हाउसेज। सच इंडस्ट्रीज वर गिवन अदर प्रिविलेजेस इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल एड और एग्जेम्पशन इन टैक्सेस। एग्जेम्पशन होता है छूट, रिलीफ, एग्जेम्पशन का मतलब होता है रिलीफ या छूट, आप लिख लीजिए, इन टैक्सेस सो दैट दे कुड सर्वाइव इन मार्केट एंड मेक वे फॉर ग्रोथ। जैसे यहाँ पर तो आपने लो एक्साइज ड्यूटी पढ़ा, उनको छूट दी जाती थी इनकम टैक्स के अंदर भी, कि अगर आपके प्रॉफिट आते हैं तो आपको उस पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है, 3 साल तक 5 साल तक। फाइनेंशियल एड दिया जाता था, सब्सिडीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने 3 स्टेप लिए, जिसमें सबसे पहला स्टेप और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट रिजर्वेशन, सेकेंड उनको जो कंसेशंस प्रोवाइड किए गए, लो एक्साइज ड्यूटी, लो रेट पे इंटरेस्ट, लो इंटरेस्ट रेट पे लोन्स, और तीसरा जो अदर थे फाइनेंशियल एड, एग्जेम्पशन इन टैक्सेस वगैरह, सो दैट वो जो है मार्केट में सर्वाइव कर पाए। तो जो मैंने आपको इंट्रो वीडियो में बताया था वही सारा यहाँ लिखा हुआ है, कुछ भी अलग नहीं है। आप देखेंगे जो मैंने आपको इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया था सारा का सारा A to Z वही। फर्स्ट वीडियोज बनाई समरी पे, और सेकंड और थर्ड में मैंने आपको सारी इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी। अगर आप कंक्लूजन की बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज बीइंग डेवलप्ड इन द इंडियन इकोनॉमी एज द स्टेट बीइंग द प्राइमरी एस्पेक्ट। स्टेट का मतलब गवर्नमेंट, एक्टिंग एज द कंट्रोलर, जिसमें गवर्नमेंट हमेशा कंट्रोलर रहेगी, एंड द प्राइवेट सेक्टर रेगुलेटेड बाय द सिस्टम ऑफ लाइसेंसिंग, और प्राइवेट सेक्टर को हमेशा लाइसेंस सिस्टम में ऑपरेट करना पड़ा अप टू 1990। द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर एनकरेज्ड एंड प्रोटेक्टेड इन द डोमेस्टिक मार्केट अगेंस्ट लार्ज फर्म बाय द इंसेंटिव्स and measures initiated by government in order to develop the rural economies and to generate more employment opportunities in the country। तो ये आपका पूरा इम्पैक्ट है 5 ईयर प्लान का ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो आप मेरे साथ अभी तक इम्पैक्ट में पढ़ चुके हैं एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। अब लास्ट आपका रह गया दैट इज़ द ट्रेड, जो कि आपका हार्डली 10% है। 90% ऑफ द चैप्टर इसी के साथ आपका ओवर होता है। प्लीज़ एक बार सारा का सारा आप रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ट्रेड के बाद जो अगला टॉपिक आपको पढ़ना है उसके अंदर हमें देखना है कि जो भी हमने ओवरऑल पढ़ा उसके क्या इफेक्ट थे और उसके क्या क्रिटिक्स थे, और वो तभी पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे जब हमें सारी बातें ध्यान होगी। ठीक है, तो फटाफट यहाँ तक अपना तैयार कर लीजिए। थैंक यू। चलिए बच्चों, बात करते हैं 5 ईयर प्लान का हमारे ट्रेड्स पे क्या फ़र्क पड़ा। देखिए, ब्रिटिशर्स ने कोई कमी तो छोड़ी नहीं थी। हमारे ट्रेड को डिस्ट्रॉय करने के लिए हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ का सत्यानाश पूरा मार के गए थे। 70% विश्व का एक्सपोर्ट हिंदुस्तान से हुआ करता था। आपको पता है वर्ल्ड वाइड जितना एक्सपोर्ट था ब्रिटिश रूल से पहले, उसका 70% एक्सपोर्ट इकलौता इंडिया करता था। इतनी हमारे अंदर पावर थी। अब हमारा सारा एक्सपोर्ट जो था वो ब्रिटेन के साथ होता था, और वो भी किस फॉर्म में होता था आपको पता है। रॉ मटेरियल हम उनको दिया करते थे और वहाँ से फिनिश गुड इंपोर्ट करते थे। तो ट्रेड को सुधारना बहुत ज़रूरी था, और ट्रेड को सुधारने के लिए ट्रेड को हमारा की जो एक पुराना कल्चर था कि हम फॉरेन कंट्रीज़ को इतना एक्सपोर्ट किया करते थे, जब हम इस लेवल पे आ गए कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए फूड ग्रेन्स के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, तो हमने फोकस किया कि कैसे हम अपने फॉरेन ट्रेड को इंक्रीज करें। यहाँ ट्रेड का मतलब फॉरेन ट्रेड है। तो 3 तरह के उसमें हमने स्टेप्स लिए, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, टैरिफ्स एंड कोटास। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के अंदर हमने जितनी भी ऐसी चीज़ें थी जो हिंदुस्तान में प्रोड्यूस की जा सकती थी, उनका प्रोडक्शन हिंदुस्तान में ही शुरू कर दिया इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग गुड्स। लाइक एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, फेक है, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। सपोज कोई पर्टिकुलर टीवी है, अब वो टीवी हम इंपोर्ट कर रहे हैं बट वो हिंदुस्तान में बन सकता है। तो इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग दैट टीवी फ्रॉम एनी अदर नेशन, हमने उसे हिंदुस्तान में ही अगर बनाना शुरू कर दिया तो दैट इज कॉल्ड एज इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन से ये हुआ कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगी और हमारी इंपोर्ट पे हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और जब हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन करेंगे तो डोमेस्टिक डिमांड भी पूरी करेंगे, एज वेल एज सरप्लस क्वांटिटी बना के हम भी उसे विदेशी मार्केट में बेच सकते हैं, फॉरेन कंट्रीज को बेच सकते हैं। सेकेंड था टैरिफ्स। टैरिफ्स के अंदर क्या था कि जो इंपोर्ट्स थे उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई, हैवी इंपोर्ट ड्यूटी। मतलब सपोज आप 100 रुपये का प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हो तो उस पर 100% से 1000% तक की इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई। मतलब 100 रुपये का प्रोडक्ट अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं यूएसए से, तो उस पर आपको अलग से 100 रुपये से लेके 1000 रुपये तक की इंपोर्ट ड्यूटी देनी है। तो सपोज अगर 100 रुपये का प्रोडक्ट है और 1000% इंपोर्ट ड्यूटी है उस पर, तो आपको वो प्रोडक्ट पड़ेगा कितने का,
1100 रुपये का, तो ऑटोमेटिकली वो कॉस्टली हो गया, तो आप फॉरेन प्रोडक्ट को अवॉइड करोगे और इंडियन प्रोडक्ट की तरफ मूव ऑन करोगे। तो इस तरीके से टैरिफ्स दैट इज टैक्सेस इम्पोज किए गए। और तीसरा कोटा लगा दिया गया कि आप मैक्सिमम एक साल में कितना इंपोर्ट कर सकते हैं, एक हफ्ते में कितना इंपोर्ट कर सकते हैं, एट ए टाइम वन टाइम आप मैक्सिमम कितना इंपोर्ट कर सकते हैं। दैट इज व्हाट कॉल्ड एज कोटा सिस्टम लगा दिया गया, रिजर्व कर दिया गया कि आप इससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो तीनों के पीछे मकसद ये था कि जो हिंदुस्तान का ट्रेड है वो आगे बढ़े, हम इंपोर्ट, ये ना हो कि गुड्स इंपोर्ट करें, और वैसे भी हिंदुस्तान में मेंटालिटी है इंपोर्टेड है भाई बहुत बढ़िया होगा, तो उस मेंटालिटी को भी डिस्टर्ब करने की ज़रूरत थी, वहाँ से हिंदुस्तानी गुड्स की तरफ फोकस करने की ज़रूरत थी, और एज वेल एज जो हिंदुस्तान का ट्रेड है वो दूसरी कंट्रीज़ में भी हो, उसके लिए ये सब स्टेप्स लेने की ज़रूरत थी, जिसमें हमने 3 स्टेप्स लिए, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, टैरिफ्स एंड कोटास। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं एक बार। सबसे पहले इंपोर्ट सब यहाँ से पढ़ते हैं, चलिए। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड ट्रेड पॉलिसी बीइंग क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर इन एन इकोनॉमी मस्ट बी फ्रेम्ड इन सच अ वे दैट इट वुड रिजल्ट इन इकोनॉमिक वेलफेयर ओनली। देखिए ये होती है इंट्रो लाइनें, लिखने की आदत डालो, जरूरी है, इससे खूबसूरती निकल के आती है पेपर के अंदर। सीधे ये नहीं कि ये हुआ, देख रहे हो हमने क्या लिखा है इसमें कि इंडस्ट्रियल और ट्रेड पॉलिसी हमेशा एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती है, और वो इसलिए जरूरी है ताकि इकोनॉमिक वेलफेयर अचीव किया जा सके। ये थोड़ा होता है अच्छी लाइनें, आप लिखने की आदत डालें और सीखें कैसे लिखने, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट, ईच एंड एवरी टॉपिक यू नीड टू practice in writing. Due to colonization, India's trade had been adversely paralyzed as the British consumer goods have captured the domestic markets. British goods ने सारे domestic market को हमारे capture कर लिया था. India was merely an importer of primary product, all of which lead to scarcity of many essential commodities. ये सब chapter 1 में हम पढ़ चुके हैं. Economists and our leader believed that it was necessary to protect our domestic firms as they were not strong enough to fight against the advanced technology enabled yet cheap products of the foreign nations. It was assumed that domestic firms once protected would be able to compete with the foreign goods. अगर उनको एक बार प्रोटेक्शन दे दिया गया तो इन फ्यूचर वो कंपटीशन लड़ पाएंगे. तो उसके लिए 3 तरह के रिफॉर्म्स लिए गए. खैर इस पे क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन यहाँ से शुरू होंगे अब आपके. सबसे पहला इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन विद अ व्यू टू एक्सपेंड एंड ग्रो द इंडस्ट्रियल सेक्टर. एफर्ट्स वर मेड टू इंक्रीज द इंडस्ट्रियल ग्रोथ. जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस अ स्ट्रैटेजी व्हिच वाज नोन एज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जो हमने ऊपर भी देखा सेल्फ रिलायंस के अंदर जब वो गोल्स थे आपके, had been adopted. In this strategy, the imports of products from other nations were minimized and the domestic products were encouraged. In simple words, the strategy focused on replacing imports with domestic goods. This also helped in saving the foreign exchange, क्योंकि अगर आप import करते हैं तो foreign exchange आता है, which would be spent on the imports if the imports were not discouraged. Moreover, domestic industries were struggling to fulfill the domestic demand only, thus no plans were made concerning the exports until the mid-80s. क्या मतलब है लास्ट लाइन का, कि जो डोमेस्टिक फर्म्स थी हमारी वो हिंदुस्तान की डिमांड को ही पूरा नहीं कर पा रही थी, इसीलिए mid-80s तक हमने एक्सपोर्ट अलाउ ही नहीं करा हुआ था. एक्सपोर्ट करते भी थे, बहुत कम करते थे, क्योंकि देखो मैंने अभी आपको क्या बताया, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, ग्रीन रेवोल्यूशन कब तक चला, mid-80s, जब हम सेल्फ रिलायंस हो गए और सरप्लस आने लगा तब हमने एक्सपोर्ट की तरफ ध्यान दिया. तो वही लाइन यहाँ पर लिखी हुई है. मोर ओवर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वर स्ट्रगलिंग टू फुलफिल द डोमेस्टिक डिमांड, ओनली thus no plans were made concerning the export until the mid-1980s. फिर tariffs are the tax on goods which are being imported from other nations by a country. This can be used to discourage imports as they make imports expensive compared to domestic goods. जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 100 का प्रोडक्ट कैसे 1100 का हो गया. Quotas restricted the quantity of goods that can be imported. It regulates the import by denying the bulk quantity of such import. Bulk में आप नहीं ला सकते, and thus protect that domestic goods. तो ये आपका ट्रेड था पूरा का पूरा. किस तरीके से 5 ईयर प्लान ने ट्रेड को, फॉरेन ट्रेड को बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो सिक्योर किया. तो सबसे पहले हमने पूरे, अगर हम चैप्टर की बात करें, कितना अच्छा चैप्टर है. हिंदुस्तान क्या था वो देख लिया चैप्टर 1 में. हिंदुस्तान ने कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम क्यों अडॉप्ट किया, उसके पीछे कारण, प्लानिंग कमीशन क्या था, उसके बाद कैसे जो हमने 5 ईयर प्लान्स के थ्रू उसके अंदर क्या मेन गोल्स रखे, जो हमने 4 सबसे पहले पढ़े थे, दैट इज द ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी. उसके बाद इन 5 ईयर प्लान्स के थ्रू कैसे हमने एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रीज और ट्रेड फेस कर करके mid-80s तक आते आते सेल्फ रिलायंस हासिल किया. और उसके बाद
हम एक्सपोर्ट्स की तरफ बढ़े और कैसे एक प्रोटेक्टेड वे में पूरे के पूरे इंडिया को आगे बढ़ाया गया, ये सारा हमने इसके अंदर पढ़ा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्यारा चैप्टर है, बहुत पसंद आता है मुझको ये चैप्टर खुद पर्सनली अगर मैं बात करूं। हमें पता लगता है कि कितना आसान नहीं होता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे हम कुछ भी कमेंट करें, चाहे वो किसी कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हाँ, बहुत मुश्किल होता है देश चलाना। तो चलिए अब इसके बाद हम बात करेंगे कि इफेक्ट्स क्या रहा इन पॉलिसीज का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे और क्या इसके क्रिटिक्स रहे। यहाँ तक आप प्लीज पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए क्योंकि अगला टॉपिक तभी आपको समझ में आ सकता है। थैंक यू सो मच। चलिए बच्चों, बात करते हैं कि जो भी पॉलिसीज हमारी गवर्नमेंट ने आफ्टर इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस फ्रॉम 1947 टू 1990 अडॉप्ट की, उसका क्या इफेक्ट ओवरऑल निकल के आया, उस इफेक्ट को मैंने आपके सामने 7 पॉइंट्स में समराइज किया है। कुछ देखिए इसमें हमें डेटा भी याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है जो डेटा वो मैंने आपके सामने रखा और वो आपको याद रखना पड़ेगा। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो भी 1950 से लेके 1990 तक की पॉलिसीज थी उसका क्या इफेक्ट रहा। तो देखिए सबसे बड़ी बात जो फर्स्ट पॉइंट है, देयर वाज एन इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर टुवर्ड्स द जीडीपी। इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था, जो स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन था वो चेंज हुआ। 11.8% इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन हुआ करता था 1950-51 में, जो कि बढ़ के 24.6% हो गया 1991 में, विच वॉज इन ट्रू सेंस अ कमेंडेबल इंडिकेटर ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो कि क्लियरली इंडिकेट करता है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं 1950 से लेकर, क्योंकि आप देखिए 11.8 से 24.6 मीन्स मोर देन डबल, और विद इन अ 40 ईयर्स अगर हम ये अचीव कर पाए तो अनडाउटेडली एक ग्रेट अचीवमेंट ये थी। बिफोर इंडिपेंडेंस द इंडस्ट्रीज वर ओनली कन्फाइंड टू कॉटन, टेक्सटाइल्स एंड जूट एंड अदर आयरन और स्टील, बट by 1990s there were a great diversification in the variety of industries in India. This means that a strong industrial base has been built up. तो पहली चीज इनका कंट्रीब्यूशन बढ़ा। सेकंड चीज, सिर्फ हम रिस्ट्रिक्टेड नहीं थे कॉटन, टेक्सटाइल, जूट तक, हम मल्टीपल, जैसे ऑटोमोबाइल के अंदर हमने एंट्री करी, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एंट्री करी, तो मल्टीपल इंडस्ट्रीज यहाँ पे सेटअप हुई। द स्टेट कंट्रोलिंग द इंडस्ट्रियल ग्रोथ प्रूव टू बी अ गुड अटेम्प्ट एज इट इज नॉट ओनली एनकरेज्ड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बट ऑल्सो ब्रॉट स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी एंड हेल्प्ड इन प्राइवेट सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट। ले दे के जो 1947-50 में एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, जिसके बारे में मैंने पीछे भी डिस्कशन करी आपसे कि क्यों प्राइवेट सेक्टर आगे नहीं आना चाह रहा था। 2 कारण थे, एक लैक ऑफ कैपिटल, एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो वो एक कॉन्फिडेंस जो है प्राइवेट सेक्टर के अंदर बिल्डअप हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के जो स्टेप्स थे, देखिए करप्शन, रेड टेपिज्म, ये तो अनडाउटेडली रहा ही रहा, इसको आप इग्नोर करिए, अभी आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे फोकस करना है। तो कहीं ना कहीं ये 40 साल के अंदर आप देखें तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। द इनिशिएटिव ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एडेड अप टू द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन अ सेंस दैट नाउ द पीपल हु माइट नॉट हैव इनफ कैपिटल बट विद एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स कुड नाउ सेट अप देयर इंडस्ट्रीज। जैसा कि आपने पढ़ा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जो हमने रिजर्वेशन सिस्टम अपनाया था, उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था, तो ऐसे लोग जिन पे एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स थे बट कैपिटल नहीं थी, वो भी आगे निकल के आए और उन्होंने अपनी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज सेटअप करी, जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। द आइडिया ऑफ गिविंग ईजी लाइसेंसेज टू इंडस्ट्रीज बीइंग सेटअप इन इकोनॉमिकल बैकवर्ड एरियाज एंड एनकरेजिंग सेटिंग अप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एनेबल्ड रूरल डेवलपमेंट ऑल्सो एंड अचीविंग रीजनल इक्वालिटी। जैसा कि आपको बताया गया था, पीछे हमने देखा था कि गवर्नमेंट ने क्या किया, लाइसेंस के जो रूल्स थे वो रूरल एरियाज में आसान बना दिए और अर्बन एरियाज के अंदर ज़्यादा मुश्किल बना दिए थे, जिसकी वजह से एक रीजनल इक्वालिटी जो है वो देखने को मिली। प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन हेल्प द डोमेस्टिक फर्म्स टू ग्रो एंड बिकम स्टेबल, दस गेटिंग रेडी टू कम्पीट विद द फॉरेन कंपटीशन ओवर द टाइम। जो हमने फॉरेन ट्रेड के लिए एक इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, उसके बाद कोटा और टैरिफ, बेसिकली टैरिफ और कोटा जो लगाया, उससे कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिक फर्म्स थी उनको एक प्रोटेक्शन मिला और वो एक अपनी हिंदुस्तान के अंदर जगह बना पाए। ठीक है। डिस्करेजिंग इंपोर्ट्स हेल्प द ऑटोमोबाइल एंड अदर इंडस्ट्रीज टू ग्रो एंड फुलफिल द डोमेस्टिक डिमांड ऑन देयर ओन। हिंदुस्तान के अंदर ऑटोमोबाइल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए हमने इंपोर्ट्स को डिस्करेज किया, जो कि हमने भी पढ़ा भी कि हमने इंपोर्ट ड्यूटी बहुत हाई कर रखी थी, जिससे एक ओवरऑल डोमेस्टिक डिमांड के अंदर डोमेस्टिक फर्म का जो रोल था वो इंक्रीज हुआ। तो ये कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स जो
अचीवमेंट्स आप कह सकते हो जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में देखने को मिली 1950 से 1999 में। इसके बाद हम नेक्स्ट उसमें बात करेंगे क्रिटिसिज्म एंड प्रॉब्लम की। उससे पहले बेटा आप ये 7 के 7 पॉइंट्स एक बार याद करके लिख लीजिए, तभी आपको आगे क्रिटिसिज्म एंड प्रॉब्लम्स पढ़ने में फ़ायदा होगा। थैंक यू। चलिए अब बात करते हैं क्या क्रिटिसिज्म और प्रॉब्लम्स थे 1950 से 1990 के जो 5 ईयर प्लान्स इन्होंने अडॉप्ट किए उसके अंदर। तो देखिए बड़ा एक ओवरव्यू में अगर आपको दूं तो सबसे पहली बात तो ये थी कि इकोनॉमिस्ट का मानना था कि आपने मेन पब्लिक सेक्टर को प्रायोरिटी दी, जिसकी वजह से कुछ ऐसे सेक्टर थे जहां प्राइवेट सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, प्रोडक्शन कैरी ऑन कर सकते थे, पर वो नहीं कर पाए। जिसका परफेक्ट एग्जांपल है टेलीकम्युनिकेशन, जहां पे 1990s तक गवर्नमेंट ने अपनी एक्सक्लूसिव मोनोपोली रखी, बट अगर प्राइवेट सेक्टर को उसमें आगे बढ़ने दिया जाता तो कहीं ना कहीं एक और ही पिक्चर देखने को मिलती। ठीक है। सेकंड, अगर हम देखें तो जो पब्लिक सेक्टर थे वो उतनी एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी उसके अंदर बहुत ज़्यादा थी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा था। जो लाइसेंसिंग सिस्टम भी किया गया उससे कुछ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उनको ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा था, छोटे स्मॉल ट्रेडर्स को उतना फ़ायदा नहीं मिल पा रहा था। लाइसेंसिंग के प्रोसेस को काफ़ी कॉम्प्लेक्स रखा गया था। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि अनफेवरेबल थे ड्यूरिंग द 1950 टू 1990। तो आइए एक एक करके सब पढ़ते हैं। सम इकोनॉमिस्ट एंड एकेडमिक्स हैव बीन क्रिटिकल ऑफ हिज ओवर डिपेंडेंस ऑन द पब्लिक सेक्टर. Many economists questioned the working of firms owned by the public sector and realized that the public sector has established its monopoly over some areas of production in spite of the fact that the production in those areas could be easily carried out by the private sector. ठीक है, जो कि अभी हमने देखा कि कुछ इकोनॉमिस्ट का ऐसा मानना था कि कुछ ऐसे सेक्टर थे जहां पब्लिक सेक्टर ने खामखा अपनी मोनोपोली बना ली जो प्राइवेट सेक्टर अच्छे से मैनेज कर सकता था। जिसके एग्जांपल के तौर पे जो मैंने आपको बताया टेलीकम्युनिकेशन वाला, वो यहाँ पे दिया हुआ है, आप एक बार रीड कर लीजिए। उसके बाद many economists argued that public sector must reduce the stake of control on such industries in which the private sector could efficiently and effectively work. ये भी बात एकदम ठीक है, जहां प्राइवेट सेक्टर सही काम कर रहा था वहां पर पब्लिक सेक्टर को ध्यान नहीं देना चाहिए था। एंड द स्टेट मस्ट बी कंसर्न ओवर द एरियाज विच रिक्वायर अटेंशन ऑफ द स्टेट ओनली। और यही सोशलिस्ट का मेन पार्ट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर हर जगह एंटर करता जा रहा था। Since the closure of a public unit was a tough task, many public sector owned firms were continuing its operation even in huge losses. ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर देखेंगे प्राइवेटाइजेशन के रीजन में, कि हुआ क्या, काफ़ी सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ऐसे थे जो ह्यूज लॉसेस के अंदर चल रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट उसे रन कर रही थी क्योंकि उसके पीछे कारण ये था कि या तो वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की एंट्री ही नहीं थी, या वहाँ पे इतनी ज़्यादा स्टाफ था कि अगर हम उसको क्लोज करते तो स्टाफ को हम कहाँ रखते, अनएम्प्लॉयमेंट उसकी वजह से क्रिएट हो सकता था, वो भी एक रीज़न था। और सेकेंड चीज़, अगर उसको गवर्नमेंट बंद भी कर देती तो उसमें कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट ने डे 1 से प्राइवेट सेक्टर अलाउ नहीं किया उन इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो कुछ ऐसे पब्लिक सेक्टर यूनिट जो ह्यूज लॉसेस के अंदर थे, उसके बावजूद भी उनको कंटिन्यू किया जा रहा था, जिससे गवर्नमेंट के ऊपर अननेसेसरी बर्डन आ रहा था, विच वर नॉट अ फेलियर इन द मार्केट बट ऑल्सो रिजल्टेड इन वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज दैट कुड बी ऑप्टिमली यूज्ड बाय द प्राइवेट वंस। फिर मैंने आपको बताया था लाइसेंसिंग सिस्टम का जो बिग इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने गलत तरीके से यूज किया, एक्सप्लॉइटेड सच सिस्टम इन अ वे दैट दे ऑब्टेन लाइसेंसेस नॉट टू स्टार्ट द न्यू प्रोजेक्ट बट टू प्रिवेंट द कॉम्पिटिटर्स फ्रॉम स्टार्टिंग न्यू यूनिट्स। वो क्या करते थे, खुद तो लाइसेंस ले ही लेते थे, पर जो उनके कॉम्पिटिटर्स होते थे उनको लाइसेंस मिलने नहीं देते थे, जिससे उनकी भी मोनोपोली हो जाती थी। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था लाइसेंसिंग सिस्टम का। सारी ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था, और ये सब चीज़ें बड़ी कॉमन है उसके अंदर। हर चीज़ में आप पॉजिटिव नहीं देख सकते, ऑब्वियसली देयर आर नेगेटिव पॉइंट्स ऑल्सो। द कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर एंड इंटेंडेड डिलेज, जानबूझ के डिले की जाती थी लाइसेंस देने में, जिसकी वजह से enabled the industries in pleasing the ministers instead of developing their innovative skills and improving their market operations। ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है हिंदुस्तान की सोसाइटी की, कि जो बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो मिनिस्टर्स को ही सेवा पानी में लगे रहते थे, वहाँ पे पैसा पहुँचाने में, फंडिंग देने में पॉलिटिकल पार्टीज को ज़्यादा इंटरेस्टेड होते थे, रादर देन कि उस पैसे को इनोवेटिव स्किल्स या मार्केट ऑपरेशंस में लगाया जाए उन्हें। क्योंकि देखो लाइसेंस है, जब तक लाइसेंस नहीं मिलेगा वो कुछ नहीं कर सकते, और जिसको लाइसेंस मिल गया उसकी चांदी कट गई। तो वो क्या करा, मिनिस्टर को पैसा दे दिया, या पॉलिटिकल पार्टी को, या ब्यूरोक्रेसी, जिसको भी, एक बार अपनी, जिसको हम देसी भाषा में बोलते हैं, सेटिंग कर ली, सेटिंग करके फिर खुद लाइसेंस ले लिया, अब पैसा बना रहे हैं और कॉम्पिटिटर को लाइसेंस नहीं बनने दे रहे। दिस इज द एक यू कैन से इन वेरी सिंपल बट कड़वी सच्चाई ऑफ द सोसाइटी। यस, कड़वी सच्चाई, यस। तो देखिए
protection, next step, protection from foreign goods was done with a view to develop domestic firms so that they would be able to compete over time, but such protection continued so long as it caused harm for Indian consumers. जो आपने प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया था, ठीक है कि फॉरेन इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी आपने, टैरिफ्स लगा दिए, कोटाज लगा दिए, लेकिन कहीं ना कहीं इससे आपने कस्टमर्स का भी नुकसान किया, क्योंकि जो डोमेस्टिक फर्म्स थी वो इनोवेशंस के ऊपर, R&D के ऊपर फोकस नहीं कर रही थी, वो ज़्यादा मिनिस्ट्रीज के ऊपर और ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर फोकस कर रही थी, जिसकी वजह से इंडियन कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन जो है कहीं ना कहीं बढ़ रहा था. इंडियन कस्टमर्स वर लेफ्ट विद नो चॉइस बट टू बाय द डोमेस्टिक गुड्स ओनली, फ्री फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटिशन. डोमेस्टिक फर्म्स वर लीस्ट कंसर्न about the improvement in the quality of their goods and services. उसके बाद the public sector was being evaluated on the basis of revenue generation in spite of the fact their sole motive was to provide social welfare. Thus economists argued on such criteria. देखिए पब्लिक जो सेक्टर थे उनको इवेल्युएट किया जा रहा था कि कौन रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, उससे कितना पैसा आ रहा है, जबकि देखा जाए सोशलिस्ट इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर का रोल होता है सोशल वेलफेयर, जो कि इकोनॉमिस्ट कहीं ना कहीं उसके खिलाफ थोड़ा सा दिखते थे. सो ड्यू टू दीज ऑल क्रिटिसिज्म इन आर्ग्यूमेंट्स, आर लीडर्स एंड इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट देयर मस्ट बी अ रेलेवेंट चेंजेस इन द पॉलिसीज. All these led to introduction of new economic policies in 1991 by government for the economic development of our nation. चैप्टर 3 के अंदर हम पढ़ेंगे कैसे 1990 में हमारे देश के हालात इतने ख़राब हो गए थे, ये जो क्रिटिक्स थे वो इतने हावी हो गए थे कि हमें 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट करना पड़ा. जब कैसे हम IMF पे लोन मांगने गए और उन्होंने कहा कि भैया भाग जाओ यहाँ से, अब तुम्हें कोई लोन नहीं मिलेगा, तुम लोग फॉरेन ट्रेड अलाउ नहीं करते हो, डोमेस्टिक फर्म्स को ओवर प्रोटेक्शन दे रहे हो, लाइसेंसिंग सिस्टम में सिर्फ कुछ लोगों को फायदा पहुंचा रहे हो, आपको ये सब खत्म करना पड़ेगा, आपको नई पॉलिसीज लानी पड़ेंगी, तभी IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आपको सपोर्ट करेगा. और हिंदुस्तान ने अपनी पॉलिसीज जो हैं वो चेंज करी. ये सब हम चैप्टर 3 के अंदर पढ़ेंगे. इसी के साथ आपका चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट होता है. बुक में आपको नीचे हिंट्स दिए गए हैं NCERT क्वेश्चंस के, ये सारे क्वेश्चंस एक बार देख लीजिएगा, लेकिन उससे पहले आपका पूरा चैप्टर प्रिपेयर होना चाहिए. उम्मीद करता हूँ सारे टॉपिक्स आपने लिख के यहाँ तक प्रैक्टिस कर लिए हैं. जय श्री श्याम.